एपिसोड 261 टू 270। अध्याय 261। यह आदमी सचमुच जानता है कि कैसे घटिया बनना है। मंगलवार को लीवे जिमिंग को गोद में लेकर सो रहा था। अलार्म बजने से उसकी आंखें खुल गईं। उसने जल्दी से अलार्म बंद किया और समय देखा। अभी तो सुबह के सिर्फ 6 बजे थे, लेकिन उन्हें अपनी बैठक के लिए जल्दी उठना पड़ा और जी शहर जाना पड़ा जहां उनकी बैठक होनी थी। यह मीटिंग डील पक्की करने के लिए बहुत ज़रूरी है और उसे इसमें शामिल होना ही होगा। इसलिए वह जिमिंग के साथ वर्कशॉप में नहीं जा सका और न ही उसे विदा कर सका। वह इस बात से दुखी था कि उसे अकेले ही कार्यशाला में जाना पड़ता है। उसने उस लड़की की तरफ देखा जो उसकी गोद में शांति से सो रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह उसकी तरफ मुंह करके सो रही थी। वह उसकी कोमल त्वचा देख सकता था जो सुबह सुबह चमक रही थी और सुबह की ओस की तरह ताज़ा थी। उसकी नज़र उसके आड़ू जैसे होठों पर पड़ी जो हल्के से उभरे हुए थे और उसे मनमोहक बना रहे थे। जब उसे उस दिन का चुंबन याद आया तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उस दिन वे लगभग एक नए स्तर पर पहुंच गए। उसने जी भरकर उसे चूमा, लेकिन अंत में उसे ठंडे पानी से नहाना पड़ा क्योंकि उत्साह उसे मार रहा था और उसकी स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वे आगे नहीं बढ़ सकते थे। वह चाहता था कि वह हाथ से उसकी मदद करे, लेकिन उसे असहज और शर्मिंदा देखकर वह ये विचार छोड़ देता है। आखिरकार वह उसे तब तक चूमता रहा जब तक उसे संतुष्टि नहीं मिल गई। उसके होंठ सूज गए और उसके शरीर पर लाल निशान पड़ गए। उसके बाद वह ठंडे पानी से नहाने चला गया और जब बाहर आया तो उसने उसे बिस्तर पर सोते हुए पाया। वो सिर्फ चूमने से ही थक गई थी। उसे बिस्तर पर सिकुड़ी हुई देखकर उसकी हंसी फूट पड़ी। वो सिर्फ चूमने से ही थक गई थी। वो सोच रहा था कि अगर उन्होंने ऐसा किया तो उसका क्या होगा। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि चुंबन इतना व्यसनकारी हो सकता है, लेकिन उसे एहसास हुआ कि चुंबन किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपने प्यार का इजहार करने का एक तरीका है। उसे चूमने की आदत हो गई है और जब वह उसकी बाहों में होती है तो उसके हाव भाव उसे और भी ज्यादा आकर्षित कर लेते हैं। यह महिला दिखाती है कि वह मजबूत है और खुद कुछ भी कर सकती है, लेकिन वह जानता है कि वह अंदर से दयालु और कमजोर थी। उसे प्यार और सुरक्षा की ज़रूरत है और वह और ज़्यादा कोशिश करके उसकी ज़िंदगी को बेहतर और बेहतर बनाना चाहता है। उसने उसके चेहरे और उसकी बंद आंखों को देखा जो उसकी काली पलकों से ढकी हुई थीं। उसका शरीर इतना कोमल था कि उसे लगा जैसे उसने रुई का गोला पकड़ रखा हो और उसे उसकी खुशबू बहुत पसंद थी। उसकी खुशबू अनोखी और बेहद सुखद और मुलायम है। उसकी त्वचा बिल्कुल एक बच्चे जैसी है। उसने देखा कि वह अपनी त्वचा को स्वस्थ रखने के लिए प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल करती है। वह पहले की तरह मेकअप और कॉस्मेटिक्स पर बहुत पैसा खर्च नहीं करती। वह पहले की तरह फिजूल खर्ची भी नहीं करती थी। वह फेस मास्क या सफाई के लिए घर पर उपलब्ध सामग्री का उपयोग करती है जिससे उनकी त्वचा अधिक सुंदर और चमकदार हो जाती है। उसने उसके चेहरे को ढके हुए बालों को हटा दिया और उसे उसके कान के पीछे कर दिया। जब उसकी उंगलियां उसके चेहरे को छूती हैं तो वह अपनी भौहें सिकोड़ लेती है और उसकी बाहों में और गहराई से समा जाती है। उसे बच्चों जैसा व्यवहार करते देख वह हंस पड़ा। उसका चेहरा थोड़ा गुलाबी और ताज़ा था जो उसे और भी आकर्षक और प्यारा बना रहा था। उसकी मनमोहक हरकतें उसके लिए उसे छोड़ना मुश्किल बना रही थीं। उसने आह भरी और उसे कुछ देर तक और कसकर गले लगाया। कुछ मिनट बाद उसने धीरे से उसका सिर तकिए पर रखा और उसे कंबल के नीचे ठीक से दुबका दिया। एड्स बाय पब फ्यूचर एड्स। उसने उसके खूबसूरत और छोटे चेहरे को देखा और अपना सिर नीचे झुकाकर उसकी चेरी जैसी नाक को चूम लिया। जब उसने उसे चूमा तो उसे झुंझुनी सी महसूस हुई और उसकी नाक खुजलाने लगी। उसका व्यवहार देखकर वह हंस पड़ा और खुद को रोक नहीं पाया और फिर से झुककर उसके गुलाबी और रसीले होठों पर एक चुंबन दे दिया। जब उसने उसके होठों को चूमा तो वह उनकी कोमलता महसूस कर सकता था और उन नर्म और नम होठों के कारण उसका वहां से चले जाना मुश्किल हो रहा था। उसने उसे जगाने से बचने के लिए चुंबन को गहरा नहीं किया, बल्कि अनिच्छा से खुद को उससे अलग कर लिया। वह उसके हल्के गुलाबी और सूजे हुए होठों को देखकर मुस्कुराया और उसके बाद वह बिना कुछ सोचे सो गई। वह उसकी सोने की आदतों पर हंसा। उसे तो पता ही नहीं कि सोते हुए उसे क्या हो जाता है। वह तो लकड़ी की तरह सोती है। अल्पविराम। स्नान के बाद जब वह बाथरूम से बाहर आता है तो वह एक औपचारिक नेवी ब्लू सूट पहन लेता है जिससे वह शाही और सुंदर दिखता है। वह बिस्तर पर सो रही सुंदरी को देखते हुए अपनी घड़ी पहनता है और अपने बाल संवारता है। उसने कंबल को कसकर पकड़ रखा था और उसका दुबला पतला चेहरा, खासकर उसके होंठ, बस दिखाई दे रहे थे। उसे चैन से सोते देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब उसे समझ आ रहा था कि लोग शादी क्यों करते हैं। कुंवारा होना उन्हें आज़ादी देता है, लेकिन कभी कभी अकेलापन भी महसूस कराता है। जीवनसाथी का मतलब है जिंदगी भर के लिए एक ऐसा दोस्त जो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। माता पिता के बाद आपका जीवनसाथी ही एकमात्र ऐसा दोस्त है जो जिंदगी भर आपका साथ देगा। आपके साथी के साथ आपका रिश्ता अधिक खुला और घनिष्ठ होता है क्योंकि वे आपके बारे में सब कुछ जानते हैं, आपके माता पिता से भी अधिक। पहले उसने कभी नहीं सोचा था कि शादी करना कोई खुशी की बात है, लेकिन अब वह सभी को डेटिंग करने और जल्द ही शादी करने की सलाह देता है। लखनऊ। महिला ने खोज निकाला मधुमेह से बचने का आसान घरेलू तरीका। AI एनालिसिस ऑफ विप्रो शेयर प्राइस विद 98.6% एक्यूरेसी। शादी एक खुशी का मौका है, हालांकि वे उसके जितने खुश नहीं होंगे क्योंकि उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत है, लेकिन कम से कम उन्हें अकेलापन तो महसूस नहीं होगा। तैयार होकर उसने समय देखा और बिस्तर की ओर चल दिया। उसे ऐसे छोड़कर जाने का मन तो कर रहा था, पर उसे जगाने का भी दिल नहीं कर रहा था। उसने बस अपना सिर झुकाया और उसके गाल और होठों पर एक हल्का सा चुंबन दिया। झुंझुनी के कारण उसका चेहरा हल्का सा सिकुड़ा हुआ देखकर वह मुस्कुराया। वह हंसता है और अपना फ़ोन और बैग उठाकर कमरे से बाहर चला जाता है। जिमिंग ने आंखें खोली तो बिस्तर का एक किनारा खाली पाया। लेटे लेटे उसने इधर उधर देखा और अचानक उसे एहसास हुआ कि वर्कशॉप का दिन है और लिवेई को मीटिंग के लिए जाना है।
वह आलस से बिस्तर पर बैठ गई और मेज़ पर रखी घड़ी में समय देखने के लिए हाथ बढ़ाया। उसने समय देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। उसे सुबह 11 बजे तक ग्लोबल वर्ल्ड के लिए निकलना है। श्रीहान ने जो बस उन्हें कार्यक्रम स्थल तक ले जाने के लिए अरेंज की है वही उसे वहां से ले जाएगी, इसलिए उसे पहले खुद वहां जाना होगा। निर्देशक खान चाहते थे कि कलाकार आपस में घुल मिल जाएं ताकि वे एक दूसरे के साथ एक बंधन बना सकें। इस तरह वे एक दूसरे के साथ अभिनय करने में सहज होंगे और एक दूसरे से सीखते हुए उनके प्रदर्शन में भी निखार आएगा। इसलिए उन्होंने एक बस का इंतजाम किया है जिसमें सभी कलाकार एक साथ जाएंगे। वह चाहते थे कि एक दूसरे से घुल मिल जाएं ताकि शूटिंग बोझिल न लगे और वे कुछ चीज़ें भी सीख सकें। बिस्तर से उतरते ही उसकी नज़र साइड टेबल पर लिवेई द्वारा छोड़ा गया नोट पर पड़ी। उसने नोट उठाया जिसमें लिखा था, यात्रा के दौरान अपना ध्यान रखना और खुद को थकाना नहीं। अगर कुछ भी हो जाए तो मुझे तुरंत फ़ोन करना, तुम्हारा राजकुमार तुरंत आ जाएगा। नोट पढ़ते हुए उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। यह आदमी सचमुच बनावटी होना जानता है। दीवार घड़ी पर समय देखते हुए वह हंस पड़ी। वह जानती है कि वह अब तक निकल चुका होगा क्योंकि उसने उससे कहा था कि उसे सुबह 8 बजे तक ज़िया शहर के लिए निकलना है, लेकिन वह 9 बजे ही जाग गई। इस नोट से पुष्टि हुई कि वह पहले ही काम पर निकल चुका है। उसने उसे जगाया नहीं और बिना बताए चला गया क्योंकि वह उसकी नींद में खलल नहीं डालना चाहता था। उसे बुरा लग रहा था क्योंकि वह उसे विदा नहीं कर पाई थी। उसे पता नहीं क्यों, पर जब से वो इस दुनिया में आई है वो आलसी हो गई है। पिछले जन्म में अगर उसके पास कोई काम न भी हो तो भी वो सुबह जल्दी उठकर फ्रेश होकर अपना दिन शुरू करती थी, लेकिन यहाँ तो वह सुबह देर से उठती है और घूमने फिरने और इंटरनेट पर सर्फिंग के अलावा कुछ नहीं करती। उसने पाया कि इंसान को व्यस्त रखने के लिए बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसने नहाकर एक डेनिम स्किन टाइट जीन्स और एक आरामदायक टी शर्ट पहन ली। वह सफ़र के लिए कुछ आरामदायक पहनना चाहती थी और साथ ही उसे ज़्यादा कपड़े पहने हुए भी नहीं दिखाना चाहती थी। झाओ मिंग को फैशन की समझ नहीं है क्योंकि उसे इन चीज़ों में कभी दिलचस्पी नहीं रही, लेकिन चूंकि उसके पास जी मिंग जैसी याददाश्त है और उसे फैशन की समझ है, इसलिए वह अपने कपड़ों पर मेहनत करती है, लेकिन वह ज़्यादा कपड़े नहीं पहनना चाहती और अपनी स्टाइलिंग से संयमित दिखने की कोशिश करती है। उसने मॉइस्चराइजर, लिपस्टिक और आईलाइनर लगाया और वो भी बिल्कुल वैसी ही थी। वो ट्रिप पर मेकअप नहीं करना चाहती और ऐसे ही जाएगी तो आराम रहेगा। उसने आखिरी बार आईने में देखा और अपना फ़ोन और पर्स उठाकर नीचे चली गई। अध्याय 262 की जिना। जीमिंग सुबह 11 बजे से पहले ग्लोबल वर्ल्ड पहुंच गई और तांग नियान से मिलने उसके ऑफिस चली गई। चूंकि वह जल्दी पहुंच गई थी इसलिए उसके पास थोड़ा समय है और उसे उससे कुछ बातें भी करनी है। इस बार वह कार में एक ड्राइवर के साथ आई थी जिसका इंतजाम लिवेई ने किया था। ये लिवेई का निजी ड्राइवर था, लेकिन उसने उसे उसके लिए नियुक्त किया था क्योंकि वह अजनबियों पर भरोसा नहीं कर सकता और पिछली घटना के बाद से वह उसका काफ़ी ख्याल रखने लगा है। उसने ड्राइवर से जाने को कहा, लेकिन उसने कहा कि वह सड़क के दूसरी ओर इंतजार करेगा और जब वह बस में बैठ जाएगी तो चला जाएगा, क्योंकि लिवेई ने उसे सख्त निर्देश दिया था कि वह सुनिश्चित करे कि वह सुरक्षित रूप से बस में चढ़ जाए और वह उसके बारे में चिंतित था क्योंकि यह घटना ग्लोबल वर्ल्ड के सामने भी हुई थी। वह इस बार उसकी सुरक्षा से अनभिज्ञ नहीं रहना चाहता। जैसे ही जीमिंग ने ग्लोबल वर्ल्ड के पीआर विभाग में प्रवेश किया, उसकी मुलाकात चेन शी से हुई जिसके हाव भाव खट्टे और कड़वे थे। उन्हें इस बात से नफरत थी कि जीमिंग को ग्लोबल वर्ल्ड द्वारा कलाकार के रूप में चुना गया और इतना ही नहीं, उन्हें निर्देशक खान की पहली फिल्म में भी शामिल किया गया। जीमिंग के प्रति उसका रवैया और अधिक विमुख और खट्टा हो गया है, लेकिन उसने उससे कुछ नहीं कहा और काम करने के लिए अपनी सीट पर चली गई। जीमिंग ने उसके हाव भाव देखकर भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसने भी उसे अनदेखा कर दिया। वह यहाँ उससे दोस्ती करने नहीं आई थी, वह यहाँ काम के लिए आई थी और उसके बाद उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। जीमिंग सीधे तांग नियान के केबिन में गई क्योंकि वह उसका इंतजार कर रही थी। जब तांग नियान ने जीमिंग को देखा तो वह हैरान भी हुई और खुश भी। उसे हैरानी इस बात की थी कि वह जल्दी आ गई थी और खुशी इस बात की थी कि वह ठीक थी और इस कार्यशाला में आने के लिए तैयार हो गई। तांग नियान नहीं चाहती कि वह इस कार्यशाला को मिस करे क्योंकि यह कार्यशाला कलाकारों के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी और इस तरह वह उद्योग में अपने संबंध बना सकती थी और दूसरों से भी कुछ सीख सकती थी। इसके अलावा जीमिंग को अपना सामाजिक दायरा बनाने की जरूरत है और इसके लिए उसे सबसे पहले अपने कर्मचारियों और कलाकारों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने होंगे। इस तरह वह नए लोगों से मिलना और संबंध बनाना सीखेगी। मनोरंजन उद्योग में प्रतिभा के साथ साथ संबंध भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना संपर्कों के सिर्फ प्रतिभा ही आपको कहीं नहीं ले जाएगी। वह नहीं चाहती कि वह लोगों के साथ शराब पिए या इसके लिए कोई गलत काम करे। वह बस यही चाहती है कि जीमिंग अपने सच्चे और दयालु स्वभाव के आधार पर अपना सामाजिक दायरा बनाए। तुम यहाँ हो, आओ बैठ जाओ, तांग नियान ने उसे बैठने के लिए कहा। जीमिंग बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गई और वह चाय उठा ली जो तांग नियान ने उसे पीने के लिए दी थी। अब तुम्हारी हालत कैसी है? तुम्हारा डॉक्टर क्या कहता है? तांग नियान ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। जीमिंग के चेहरे पर कोई निशान नहीं बचा है, केवल उसके माथे पर सूजन थी जो अब कम हो गई है और जो कुछ खरोंचें थी वे भी ठीक हो गई हैं क्योंकि डॉक्टर ने उन निशानों को हटाने के लिए उसे मरहम दिया है। जीमिंग ने तांग नियान को चिंता में उसकी जांच करते हुए देखकर हल्के से मुस्कुराया। मैं ठीक हूँ। डॉक्टर ने कहा कि मेरी चोटें ठीक हो गई हैं और मेरा शरीर तेजी से स्वस्थ हो रहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस कार्यशाला में ठीक रहूंगी जब तक कि मुझे लड़ने की जरूरत न पड़े। ये कहते हुए वह हल्के से हंस पड़ी। सोमवार को डॉक्टर से मिलने के लिए उसकी अपॉइंटमेंट है, इसलिए कल उसका चेकअप हुआ। डॉक्टर ये देखकर हैरान रह गए कि उसका शरीर ठीक हो रहा है, क्योंकि उनके निदान के अनुसार उसके शरीर को 1 और सप्ताह तक आराम की आवश्यकता है, लेकिन उसकी हालत बहुत अच्छी थी और वह स्वतंत्र रूप से घूमने फिरने में सक्षम थी। उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि उसका शरीर इतनी अच्छी तरह कैसे ठीक हो सकता है।
एक हफ्ते पहले जीमिंग की हालत बहुत कमज़ोर थी, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक हफ्ते बाद ही उसका शरीर ठीक हो जाएगा। वह उसे एक और हफ्ते आराम देने की सोच रहा था, लेकिन उसकी हालत इतनी अच्छी थी कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। उसे यह नहीं पता कि उसके इलाज के अलावा जीमिंग ने अपने पिछले जन्म के चिकित्सा ज्ञान का इस्तेमाल करके अपने लिए औषधीय पे बना लिए हैं। वह अपने शरीर को जल्दी ठीक करने के लिए रोजाना वो कड़वी दवाइयाँ पीती थी। वह नहीं चाहती थी कि लिवेई हर समय उसकी चिंता में रहे। इसलिए अंत में डॉक्टर ने उसे फिटनेस प्रमाण पत्र दिया और कार्यशाला में भाग लेने की अनुमति दे दी, लेकिन साथ ही उसे अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों में शामिल न होने की भी सलाह दी। तांग नियान उसकी प्रतिक्रिया सुनकर मुस्कुराए और उसे राहत मिली कि वह ठीक है। उसे चिंता थी कि जीमिंग शायद वर्कशॉप की वजह से खुद पर दबाव डाल रही होगी। उसे स्वस्थ और तरोताज़ा देखकर उसे राहत मिली। उसने सिर हिलाया और कहा, तो फिर अच्छी बात है। मुझे चिंता थी कि तुम इस वर्कशॉप के लिए खुद पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रही हो, लेकिन मुझे खुशी है कि अब तुम बेहतर महसूस कर रही हो। जीमिंग ने उसकी चिंता को समझते हुए सिर हिलाया। ये कार्यशाला वास्तव में महत्वपूर्ण है और यह आपको अपने सह कलाकारों के साथ एक बंधन बनाने में मदद करेगी, साथ ही यह आपको उद्योग में कुछ आधार और संबंध बनाने में भी मदद करेगी। इसलिए अच्छा प्रदर्शन करें। तांग नियान उससे कार्यशाला के बारे में बात कर रहा था, तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। अंदर आएं। उद्धरण चिन्ह। जीमिंग ने पलटकर देखा तो लगभग 23-24 साल की एक लड़की दिखी, जिसने हल्के नीले रंग की पेंसिल स्कर्ट और सफ़ेद ब्लाउज पहना हुआ था। उसके बाल पोनीटेल में बंधे थे, जिससे उसकी पतली गर्दन साफ दिखाई दे रही थी। यद्यपि उन्हें लंबा नहीं माना जाता था, लेकिन ऊंची एड़ी के जूते और आत्मविश्वास के साथ उनका समग्र रूप सुंदर और शक्तिशाली था। लड़की ने कमरे में प्रवेश किया और तांग नियान का सम्मानपूर्वक अभिवादन किया और अपनी सुंदर मुस्कान के साथ जीमिंग का अभिवादन किया। तांग नियान ने जीमिंग की ओर देखा और कहा, ये सोंग जिनेर है, आपकी सहायक। वह आपके शेड्यूल में आपकी मदद करेगी और आपके लिए सभी अतिरिक्त काम का ध्यान रखेगी। आपको बस अपने अभिनय पर ध्यान केंद्रित करने और सारा अतिरिक्त बोझ उस पर छोड़ने की ज़रूरत है। उसने लड़की की ओर इशारा करते हुए उसका परिचय कराया। सोंग जिनर ने जीमिंग की ओर मुड़कर उनसे हाथ मिलाया। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस जी। अब से मैं आपके साथ काम करूंगी, इसलिए कृपया मेरा ध्यान रखना। उसने विनम्रता से उनका अभिवादन किया। जीमिंग सोंग शिन्ने की विनम्रता से विचलित हो गई। उसका व्यवहार उसके शक्तिशाली आभामंडल से अलग था। उसने उससे अपेक्षा की थी कि वह रूखी या घमंडी होगी, लेकिन वह बेहद विनम्र और मधुरभाषी थी। वह देख सकती थी कि वह पेशेवर थी, क्योंकि वह लोगों को अपने ऊपर भरोसा दिलाने में माहिर थी। मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा, और मुझे ही आपसे अपना ख्याल रखने के लिए कहना चाहिए। जीमिंग ने हल्के से हंसते हुए उससे हाथ मिलाया। सोंग जिनर ने कुछ नहीं कहा और एक हल्की सी मुस्कान दी। तांग नियान सोंग जिनर की व्यावसायिकता देखकर मुस्कुराए। चूंकि आप एक नए कलाकार हैं जिन्हें हमने काम पर रखा है और इस समय सभी प्रबंधक व्यस्त हैं और उनके अधीन 5-7 कलाकार हैं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आप उनके अधीन काम करें, क्योंकि वे आप पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको सोंग शिनेर को नियुक्त किया है। वह प्रबंधकीय विभाग में काम कर रही है और कलाकार की सहायता करना सीख रही है। वह 11 महीनों से यहाँ काम कर रही है और अगले महीने उसकी प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के बाद वह जल्द ही यहाँ की आधिकारिक कर्मचारी बन जाएगी। तांग नियान ने अपनी बात कहते हुए सोंग शिनेर की ओर देखा। वह जानती है कि वह कितनी मेहनती हैं और यही वजह है कि वह इस उद्योग की कठिनाइयों और काम के भारी दबाव को झेल पाईं। जब तांग नियान मैनेजर थी तो वह उन लोगों में से एक थी जिन्हें उन्होंने नियुक्त किया था और प्रशिक्षित किया था। इस समय में उसने अपनी कार्यशैली और कौशल से अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। जब तक हम आपके लिए उपयुक्त प्रबंधक नहीं ढूंढ लेते, तब तक वह आपकी सहायता करेगी और आपके कार्यसूची तथा अन्य कार्यों में आपकी सहायता करेगी। जीमिंग ने तांग नियान के शब्द सुनते ही सोंग जिनर की ओर देखा। आज वह आपके साथ कार्यशाला में आएगी। उसके साथ आप अकेला महसूस नहीं करेंगे और किसी भी चीज़ के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। जीमिंग ने सिर हिलाया और कहा, धन्यवाद। मैं वहाँ अकेले जाने को लेकर काफ़ी चिंतित थी, लेकिन सुश्री सोंग के साथ मैं निश्चिंत रहूंगी। जीमिंग के विनम्र शब्द सुनकर सोंग जिनेर मुस्कुराए। अब बस आने का समय हो गया है। सुश्री जी, आपको अब जाने की तैयारी करनी चाहिए। तांग नियान ने अपनी घड़ी में समय देखा और जीमिंग से कहा। जीमिंग ने भी सिर हिलाया और जाने के लिए खड़ी हो गई। हाँ, मुझे अब जाना चाहिए। हर चीज़ में मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। उसने तांग नियान के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। दुर्घटना के कारण तांग नियान का कार्यभार भी बढ़ गया, क्योंकि उसे शारीरिक रूप से थका देने वाली गतिविधियों को कम करने के लिए श्री हान से बात करनी पड़ी। उसके लिए मिस्टर हान को मनाना और उनके शेड्यूल में बदलाव करवाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वह ऐसा करने में कामयाब रही। जैसा कि लिवेई ने कहा, वह वाकई मेहनती और अपने काम में प्रभावशाली थी। वह इस क्षेत्र में एक सच्ची पेशेवर थी। तांग नियान ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी बातें सुनकर सिर हिला दिया। यह उसका काम था और कुछ खास नहीं था, बस यही तो उसे करना था। अध्याय 263 अजीब गलतफहमी। जीमिंग और सोंग जिनर तांग नियान को अलविदा कहने के बाद उसके दफ्तर से बाहर निकले और बस का इंतजार करने नीचे चले गए। बस आने का समय हो गया था। बस को उन्हें ग्लोबल वर्ल्ड से लेना था और रास्ते में आने वाले अन्य कलाकारों को भी ले जाना था। एक बस मुख्य कलाकारों के लिए है और दूसरी बस में अन्य कलाकार और कर्मचारी होंगे। कार्यशाला के दूसरे दिन, जिस दिन उन्हें वापस आना है, उनकी पटकथा वाचन होगी। निर्देशक खान कार्यशाला के स्थान पर ही पटकथा वाचन की व्यवस्था करना चाहते थे, क्योंकि इससे माहौल हल्का हो जाएगा और कलाकार ग्रामीण परिवेश से भी परिचित हो जाएंगे। चूंकि फिल्म ऐतिहासिक समय पर आधारित है, इसलिए उनकी शूटिंग ज़्यादातर ग्रामीण इलाकों में होगी, इसलिए उन्हें इसकी आदत डालनी होगी और खुद को पर्यावरण से परिचित करना होगा। वे दोनों लिफ्ट से नीचे उतर ही रहे थे कि जीमिंग को शू लैन का फ़ोन आया। उसने सोंग शिन्नर की तरफ देखा और फ़ोन उठाया। हेलो, हम लगभग पहुंच ही गए हैं। तैयार रहना और अपना सामान अपने पास रखना।
ताकि हम तुम्हारे बस में चढ़ने के बाद जा सकें, शू लैन ने उससे कहा और ड्राइवर को दाईं ओर मुड़ने का निर्देश दिया। जीमिंग समझ गई कि वे कोने के पास ही हैं, इसलिए उसने सोंग शिन्ना को जल्दी आने का इशारा किया। वह नहीं चाहती थी कि वे उसका इंतजार करें, इसलिए उसने देर न करते हुए बाहर निकल गई। तुम्हारा सामान कहाँ है? सोंग जिना ने जीमिंग को खाली हाथ बाहर जाते देखकर उससे पूछा। उसने सोचा था कि जीमिंग अपना सामान रिसेप्शन पर छोड़ गई होगी, लेकिन वह ऐसे ही चली जा रही थी। उसने तांग नियान से सुना था और उसे पता था कि उसने एक ही बार में ऑडिशन पास कर लिया है और वह एक नौसिखिया थी। पहले तो वह ये सोचकर झिझक रही थी कि जीमिंग नहीं है और उसे कोई अनुभव नहीं है। उसे डर था कि वह अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएगी और अपनी किस्मत से उसका चयन हो गया। लेकिन फिर भी उसने उसके साथ विनम्रता से पेश आया क्योंकि वह उसकी सहायक थी और वह लोगों को बेतरतीब ढंग से आंकना नहीं चाहती थी। वह तांग नियान पर विश्वास करती है और वह लोगों को यूं ही नहीं चुनती। जीमिंग अपनी जगह पर रुक गई और उलझन में सोंग जिनर को देखा। सामान? आह, यह मेरी कार में बाहर है, उसने लापरवाही से कहा। सोंग जिनर पहले तो हैरान हुई, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोली। किसी के पास कार होना आम बात है, इसलिए उन्होंने बस सिर हिलाया और उनके साथ चल दी। लगभग 1 साल काम करने के बाद उन्होंने अपना स्टूडेंट लोन भी चुका दिया और अपने लिए एक छोटी कार भी खरीद ली। सोंग जिनर केवल 23 साल की लड़की है जिसने ग्लोबल दुनिया में एक प्रशिक्षु के रूप में काम करना शुरू किया, लेकिन बाद में वहां एक आधिकारिक कर्मचारी के रूप में काम करने के लिए प्रशिक्षण शुरू किया। वह एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी जो अपने शहर से दूर इस शहर में अकेली रहती थी। कॉलेज की पढ़ाई के कारण उसे यहाँ एक छात्रावास में रहना पड़ा और फिर उसने सस्ते दामों पर अपने लिए एक कमरा किराए पर ले लिया। उसका वेतन उसके छात्र ऋण चुकाने में चला गया और हाल ही में वह एक छोटी कार खरीदने में कामयाब हुई, क्योंकि रात में टैक्सी या बस मिलना मुश्किल होता है और सुरक्षित भी नहीं होता। कार खरीदने से उसे आज़ादी का एहसास होता है और लगता है जैसे उसने ज़िंदगी में कुछ हासिल कर लिया है। पहले वो जीन्स और टॉप जैसे सामान्य कपड़े पहनती थी या फिर उसे अपने कपड़ों की परवाह नहीं होती थी। वैश्विक दुनिया में कोई ड्रेस कोड नहीं है, इसलिए कर्मचारी आराम से कपड़े पहन सकते हैं। लेकिन तांग नियान ने उसे अपना ध्यान रखने और कपड़े पहनते समय भी थोड़ी मेहनत करने को कहा, क्योंकि इससे न सिर्फ हम अच्छे दिखते हैं बल्कि आत्मविश्वास भी बढ़ता है। उसने तांग नियान से बहुत कुछ सीखा था और जब एक मीटिंग में उसके सस्ते और सपाट फैशन सेंस का मजाक उड़ाया गया तो उसके बाद उसने स्टाइल और मेकअप का ध्यान रखना शुरू कर दिया। अगर उसे किसी कलाकार की सहायता करनी हो या उसे मैनेज करना हो तो उसे ऐसा दिखना जरूरी है। किसी और को प्रबंधित करने से पहले उसे स्वयं को प्रबंधित करने की आवश्यकता है। सोंग जिनर और जीमिंग दोनों लगभग एक ही उम्र की हैं और उसने सुना था कि जीमिंग पहले ग्लोबल वर्ल्ड में एक इंटर्न के तौर पर इंटरव्यू के लिए आई थी। लेकिन तांग नियान के जोर देने पर उसने इस फिल्म के लिए ऑडिशन दिया, इसलिए वह पास हो गई और दूसरी मुख्य अभिनेत्री के रूप में चुनी गई। तो वह जीमिंग को अपना मान रही थी या शायद उसे अनुभवहीन मान रही थी, क्योंकि उसने कम से कम लगभग 1 साल काम किया था। वह जीमिंग के लिए जिम्मेदार महसूस कर रही थी और उसे सफल बनाना चाहती थी और उसकी यथासंभव मदद करना चाहती थी। उसने मान लिया था कि जीमिंग भी उसकी तरह साधारण पृष्ठभूमि से आई होगी, क्योंकि उसके कपड़े भड़कीले नहीं बल्कि बहुत ही साधारण होते हैं। लेकिन क्योंकि वह सुंदर थी इसलिए वह हर चीज़ में अच्छी लगती थी। उसने जीमिंग को देखा और उसका सामान निकालने के लिए उसके पीछे पीछे बाहर चली गई। वह सोच रही थी कि उसके पास कोई छोटी कार होगी या शायद कोई सामान्य कार होगी, क्योंकि मध्यमवर्गीय परिवारों के लोग ज्यादा सुख सुविधाएं नहीं जुटा पाते। जब वे ऑफिस से बाहर निकले तो सोंग जिनर ने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई कार नजर नहीं आई। बस सड़क के उस पार एक काले रंग की ऑडी खड़ी थी जिसे उसने नजरअंदाज कर दिया। उसने सोचा भी नहीं था कि यह उसकी कार हो सकती है। चूंकि उसे जीमिंग के बारे में एक खास अंदाजा था, इसलिए उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसे कोई छोटी कार नजर नहीं आई जो उसकी हो। उसने मुड़कर जीमिंग की तरफ देखा और उलझन में पूछा, तुम्हारी कार कहाँ है? क्या तुमने कहीं और पार्क की है? उसने इधर उधर देखते हुए पूछा। जीमिंग ने सोंग शिन्ने की तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस ड्राइवर को फ़ोन किया, तुम मेरा सामान प्रवेश द्वार पर रख दो। हाँ, बस आने वाली है। उसने फ़ोन पर बात की। सोंग शिन्ना ने जीमिंग की तरफ उलझन भरे भाव से देखा। उसे नहीं पता था कि जीमिंग के साथ कोई आया है। क्या वह तुम्हारा भाई है? उसने धीमी आवाज़ में पूछा। वह बॉयफ्रेंड कहना चाहती थी, लेकिन उसने भाई कर दिया, क्योंकि अगर वह गलत थी तो ये शर्मनाक होगा और वह ऐसी बातों को सहजता से नहीं मानना चाहती। जीमिंग ने कुछ नहीं कहा और बस सिर हिलाकर इनकार कर दिया। सोंग जिनर ने दूर से ही उसकी प्रतिक्रिया देख ली थी, इसलिए उसने इस पर ज्यादा जोर नहीं दिया। जीमिंग इन विषयों पर बात करने को तैयार नहीं दिख रही थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और अपने सामान के आने का इंतजार करने लगी। थोड़ी देर बाद एक युवक हाथ में एक ट्रॉली बैग और एक छोटा थैला लेकर उनकी तरफ बढ़ा। चूंकि कार सड़क के उस पार थी, इसलिए उसने पूरी कार घुमाने की बजाय उसका सामान आगे बढ़ाया। लेकिन सोंग शिन्ना ने देखा कि वह आदमी महंगी और आलीशान ऑडी से उतरकर उनकी तरफ आ रहा है। उसने जीमिंग की तरफ उलझन भरी नजरों से देखा। उसने सोचा कि वो उसका बॉयफ्रेंड है, पर वो कार का मालिक नहीं लग रहा था। उसने होंठ भींच लिए पर कुछ नहीं बोली। मिस, यह आपका सामान है। ड्राइवर ने सामान जीमिंग के पैर के पास रख दिया। जीमिंग ने उस पर मुस्कुराते हुए कहा, अब आप घर जा सकते हैं। मैं ठीक हो जाऊंगा, आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। ड्राइवर ने अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। मैं आपको बस में चढ़ते देखने के बाद ही जाऊंगा, क्योंकि मुझे आगे इसकी रिपोर्ट करनी है। जीमिंग ने कुछ नहीं कहा और बस हल्के से सिर हिला दिया। ड्राइवर कार में वापस चला गया, जबकि सोंग जिनर चाहती थी कि वह वापस चला जाए। मिस, क्या मिस? वह उस आदमी के जेडमिंग के साथ व्यवहार को लेकर उलझन में थी। उसने सोचा कि वह उसका बॉयफ्रेंड या भाई होगा, लेकिन क्यों मिस? जीमिंग ने सोंग जिनर की ओर मुड़कर उसकी जटिल निगाहों को देखा और कहा, वह मेरा ड्राइवर था।
मेरे परिवार को मेरी चिंता थी, इसलिए उन्होंने उससे कहा कि वह मुझे बस में चढ़ते हुए देखे और फिर चले जाए। उसने ली वेई या उसके पति का जिक्र नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि सोंग जिन को इस समय कुछ भी पता नहीं है। इसलिए उसने यूं ही पति की जगह परिवार कह दिया। क्योंकि ली वेई उसका परिवार था जो उसकी बहुत परवाह करता था, इसलिए उसने झूठ भी नहीं बोला। ये सच था कि वह उसका परिवार था। सोंग जिन अजीब तरह से हंसी और बोली, ओह। उसने सोचा था कि शी एक साधारण परिवार से है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। उसने बस सिर हिलाया और खुद को कोसा कि उसने बेकार की बातें सोच लीं। इतनी ट्रेनिंग के बाद भी वह अपना शोरगुल वाला स्वभाव नहीं छोड़ पाए। उसकी एक ही समस्या है, शोरगुल करना। वह चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचती है और कई बार हालात बिगाड़ देती है। जीमिंग ने सोंग शिन्नर के हाव भाव देखे जो ज़्यादा असहज और अजीब लग रहे थे। उसे उसकी बातों का बुरा नहीं लगा, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा और बस वहीं खड़ी होकर बस का इंतजार करने लगी। अध्याय 264 क्या मैं डरावना हूँ? जी राजवंश। झाओमिंग घबराकर अचानक बिस्तर से उतर गई, जिससे वहां एक अजीब और असहज सन्नाटा छा गया। पहल करने और उसके एडम एप्पल को चूमने के बाद वह उसका सामना करने में बहुत शर्मिंदा थी। ये कदम आवेग में लिया गया था, जिससे वह इतनी घबरा गई और शर्मिंदा हो गई कि उसे अपने आवेगपूर्ण कदम पर मन ही मन पछतावा हो रहा था और वह खुद को कोस रही थी। वह हमेशा से ही जल्दबाज थी और बिना सोचे समझे कदम उठा लेती थी, जिसकी वजह से वह हमेशा ऐसी असहज परिस्थितियों में फंस जाती थी। अपने इसी जल्दबाजी भरे कदमों की वजह से ही वह पिछले जन्म में ली वेई से हमेशा लड़ती रही थी। यहाँ आने के बाद उसने सोचा था कि उसका स्वभाव बेहतर हो गया है और वह तर्कसंगत ढंग से सोचने लगी है क्योंकि उसने कई समस्याओं और परेशान करने वाले लोगों का सामना किया है और अपने वाकपटु शब्दों से उनका मुंह बंद कर दिया है। हालांकि इस समय वह पटरी से उतर गई और उसकी तर्कसंगतता उसके आकर्षण से धुंधली हो गई। वह वहीं खड़ी रही और जी चेंग की तीखी निगाहें अपनी पीठ पर महसूस कर सकी, लेकिन उसने पीछे मुड़ने की हिम्मत नहीं की। मैं अब थकी नहीं हूँ। मैं मास्टर ली से मिलने जा रही हूँ, ये देखने के लिए कि वह शांत हुए हैं या नहीं। महाराज, अगर आप चाहें तो आराम कर सकते हैं। मैं जा रही हूँ। उसने बिना पीछे मुड़े और उसकी ओर देखे जल्दी से अपने शब्द कहे और उसके जवाब का इंतजार किए बिना कमरे से भाग गई। जी चेंग, जो बिस्तर पर बैठी थी, उस लड़की को घूर रही थी जो प्रकाश की गति से गायब हो गई थी। वह ऐसे भागी जैसे कोई उसकी जान के पीछे पड़ा हो। वह देख सकता था कि वह शर्मिंदा थी और डर रही थी कि कहीं वह उसे वापस न खींच ले। उसके टमाटर जैसे लाल कान पीछे से दिख रहे थे जो बेहद आकर्षक और दिलकश लग रहे थे। उसने उस तरफ देखा जहां उसकी आकृति अचंभित होकर गायब हो गई थी। उसे याद आया जब उसके होठों ने उसकी गर्दन को छुआ था और जो एहसास उसे हुआ था वो कितना अद्भुत और सुखद था। वो और चाहता था, लेकिन उनके रिश्ते को देखते हुए लगता है कि उसे अपने सामने खुलने देने से पहले और मेहनत करनी होगी। यह जी मिंग थी, झाओ मिंग नहीं, इसीलिए उसने इस तरह की पहल की। जी चेंग के सामने झाओ मिंग बहुत शांत और शालीन व्यवहार करती थी। उसने कभी ऐसा व्यवहार नहीं किया होता और न ही कभी ऐसा दुस्साहस करने की हिम्मत की होती। महल के नियमों और पाबंदियों के कारण उसका जीवन नीरस हो गया है और उसने अपनी खुशी और जीवन को खुशी से जीने का उत्साह खो दिया है। लेकिन 21वीं सदी में आकर और ली वेई से मिलने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई है और वह ज़्यादा अभिव्यंजक और मजबूत हो गई है। साथ ही उस आदमी ने उसे सहज होने और महल में खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाने में बहुत मदद की है। जी चेंग को उसकी हरकतें अजीब और साहसिक लगीं और वह सोचता रहा कि क्या झाओ मिंग पहले भी ऐसी ही थी और उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। कोमा से जागने के बाद से ही वह झाओ मिंग की अजीब हरकतों को समझने के लिए संघर्ष कर रहा था। मास्टर लू के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे कि उसने अपनी यादें नहीं खोई हैं क्योंकि उसके पास कोई यादें ही नहीं हैं। लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है जब तक कि यह कोई सती और जादुई पहलू न हो। उसके दिमाग में बेतुके विचार आते ही उसने सिर हिलाया। उसने जम्हाई ली और बिस्तर पर लेटकर सो गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन फिर बात बिगड़ गई और वह कमरे से बाहर चली गई। पहले तो उसने सोचा कि क्या उसे भी अपने कमरे में वापस जाना चाहिए, लेकिन अंततः वह शांत हो गया क्योंकि अंततः उसे अपने कमरे में वापस आना ही था। इसके अलावा अगर वह उसके कमरे में आराम करे तो उसे अच्छी नींद आएगी। उसका कमरा उसकी खुशबू से भरा हुआ है, खासकर उसके बिस्तर से जहां वे कल रात साथ सोए थे और अभी कुछ देर पहले ही अंतरंग हुए थे। ये वही जगह थी जहां उसने उसके एडम एप्पल को चूमा था और उसे अपने रिश्ते के लिए उम्मीद दी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और उन अंतरंग पलों के बारे में सोचते हुए नींद में डूब गया जो उन्होंने साथ बिताए थे। झाओ मिंग जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई जब उसे कुछ भी सूझ नहीं रहा था। अब उसे नींद भी नहीं आ रही थी और उसकी आंखें खुली हुई थीं। वह उसकी बेकाबू और बेबाक हरकतों से हैरान थी। वह सोच रही थी कि क्या वह हमेशा से ऐसी ही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या इतने सालों तक कुंवारी रहने से मेरी मानसिकता पर असर पड़ा है और मेरा शरीर पुरुष हार्मोनों के प्रति कमजोर हो रहा है? क्या ऐसा कुछ है? क्या मैं एक जानवर बन रही हूं जो किसी भी पुरुष पर कूद पड़ेगी? उसने अविश्वास में बड़बड़ाते हुए बगीचे में इधर उधर टहलते हुए कहा। लूशी उसका पीछा कर रही थी और उसकी घबराहट देखकर चिंतित थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि वह क्या कह रही है। वह कुछ अजीब शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी जो उसे खुद नहीं पता थे। इसीलिए उसने मेरा मुंह बंद रखा और बस उसके पीछे पीछे चलती रही, मानो उसकी रक्षा और देखभाल करना उसका फर्ज हो। उसे डर था कि कहीं घबराहट में वह कोई बेवकूफ़ी न कर बैठे, क्योंकि उसे इस नए झाओ मिंग पर यकीन नहीं हो रहा था जो हमेशा परेशानियां खड़ी करता रहता है। झाओ मिंग जो आगे पीछे चल रही थी अचानक रुक गई, जिसके परिणामस्वरूप लूशी उसकी पीठ से टकरा गई। उसकी नाक उसकी पीठ से टकराकर कुचल जाती है जिससे उसे बहुत दर्द होता है। लूशी की आंखों में आंसू आ गए और वह अपनी बेचारी नाक रगड़ते हुए चुपचाप बिना आंसू बहाए रो पड़ी। झाओ मिंग, जिसे लूशी की हरकतों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, वहीं खड़ी होकर स्तब्ध होकर बुदबुदाई, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? क्या मेरे पास इन मुद्दों पर अपनी सांसें बर्बाद करने का समय है?
मुझे उस बूढ़े आदमी से मिलना चाहिए ताकि मैं वापस जा सकूं। वही एकमात्र व्यक्ति है जो मुझे अपने वचन पर वापस लौटने में मदद कर सकता है। मुझे बस उम्मीद है कि वह मेरी मदद करेगा और मैं वापस जा सकूंगा। इस तरह मुझे जी चेंग और उसके मेरे बारे में क्या सोचते हैं इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। हाँ, ये सही है, मुझे वापस जाने के अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, उसने धीमी आवाज़ में खुद से कहा, जो लूशी को सुनाई नहीं दी। लूशी जो उसके पीछे था, वह सोच रहा था कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। झाओ मिंग जो वापस जाने के लिए दृढ़ था, वह अतिथि कक्ष में गया और बूढ़े व्यक्ति से मिलकर उसके शब्दों के पीछे के अर्थ को जानने लगा। जैसे ही वह मुड़ी, वह लूशी से लगभग टकरा गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वह इस बात से नाराज थी कि वह हर जगह किसी पिल्ले की तरह उसका पीछा करती रहती है, पर वह इतनी प्यारी नहीं थी। वहाँ एक भी जगह नहीं थी जहाँ उसे अपनी निजता मिल सके। हर समय कम से कम एक अंगरक्षक या लूशी उसका पीछा करता रहता था। क्या उसे एक पल भी अपने लिए नहीं मिल सकता? मिस, मैं सिर्फ आपके पीछे चल रही थी क्योंकि मुझे आपकी चिंता थी, उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि वह झाओ मिंग की आंखों में झुंझलाहट देखकर थोड़ा डर गई थी। तुम मेरे बारे में चिंतित क्यों हो? वह आश्चर्यचकित थी जब लूशी ने कहा कि वह उसके बारे में चिंतित थी। वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि वह उसके बारे में क्यों चिंतित थी और उसे किस बात का डर था। लूशी ने अपने होठों को भींच लिया और सोचने लगी कि क्या उसे यह बताना सही होगा कि वह चिंतित थी कि वह एक और मुसीबत खड़ी कर देगी। पहले वह झाओ मिंग के लिए दुखी होती थी क्योंकि वह हमेशा दूसरों की बदमाशी का शिकार बन जाती थी और बिना किसी कारण के मुसीबत में पड़ जाती थी, लेकिन इन दिनों वह चिंतित थी कि वह खुद एक और मुसीबत खड़ी कर लेगी। वह और भी ज्यादा ऊर्जावान और साहसी होती जा रही थी। उसकी हरकतें उन्हें मुसीबत में डाल सकती थी, इसलिए वह उसका पीछा कर रही थी और उस पर नजर रख रही थी। जब लूशी ने उसके सवाल का जवाब नहीं दिया तो उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं मास्टर ली के कक्ष में जा रही हूँ, इसलिए तुम वापस जा सकते हो। मैं उनसे अकेले में मिलना चाहती हूँ और उनसे बात करना चाहती हूँ, इसलिए तुम जाओ। झाओ मिंग ने उसे भगा दिया क्योंकि वह लूशी की मौजूदगी में उससे बात नहीं कर सकती थी। लूशी ने बाहें सिकुड़ी और मासूमियत से पलकें झपकाईं, लेकिन झाओ मिंग की भयंकर निगाहों से मिलते हुए वह चुपचाप वापस चली गई। इन दिनों मिस बहुत डरावनी हो गई हैं, कमल मंडप में वापस जाते हुए उसने शिकायत की। झाओ मिंग अंडरस्को। झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनी और एक पल के लिए अवाक रह गया। डरावना? क्या मैं डरावना हूँ? अध्याय 265। क्या आप अपना रहस्य सबको बताना चाहते हैं? लूशी को विदा करने के बाद झाओ मिंग मास्टर ली से मिलने गया। उसके कक्ष की ओर जाते समय उसे चिंता हुई कि क्या वह बूढ़ा आदमी सचमुच उसके बारे में कुछ जानता है या वह सिर्फ दिखावा कर रहा है। जब वह मास्टर ली के कक्ष के सामने पहुंची तो उसने प्रवेश द्वार पर सुंदर मूर्तियों से सुसज्जित बड़े कमरे को देखा। हालांकि उसे इस महल में रहते हुए काफी समय हो गया था, फिर भी वह इस जगह से मोहित थी। ये जगह प्रदूषण मुक्त है और यहाँ की हवा ताज़ी है, जबकि शहरों का वातावरण हॉर्न और धूल या प्रदूषण के शोर से भरा होता है। प्राचीन वास्तुकला बहुत ही शानदार ढंग से बनाई गई थी, वह भी बिना किसी मशीन के जो आधुनिक समय में इस्तेमाल की जाती थी। हालांकि इन लोगों के पास ज़्यादा उन्नत तकनीकें नहीं थीं, फिर भी वे प्रतिभाशाली थे। पिछले जन्म में उसे किसी ऐतिहासिक जगह पर जाने का मौका तो नहीं मिला था, लेकिन प्रदर्शनियों में उसने कई प्राचीन आभूषण देखे थे और कुछ अपने संग्रह के लिए भी ले आई थी। वे आभूषण महंगे थे और उनकी मांग भी बहुत थी, लेकिन ये सभी वस्तुएं यहाँ देखी गई वस्तुओं से मेल नहीं खाती थीं। यहाँ की वस्तुएं प्रामाणिक और सुंदर हैं। प्रदर्शनियों में बिकने वाली कई वस्तुओं को प्रामाणिक और प्राचीन बताया गया था, लेकिन कई बार वे उतनी पुरानी नहीं थी जितना बताया गया था। यहाँ के आभूषण बहुत सुंदर थे और अत्यंत सावधानी से तराशे गए थे। यहाँ उसे बस कपड़ों की ही दिक्कत थी। कपड़े तो सुंदर थे, लेकिन वो पहनने के लिए बहुत भारी थे। वो इतने भारी और चमकदार कपड़े नहीं पहन सकती थी। उसे ये सब चीज़ें इकट्ठा करना बहुत पसंद है, लेकिन वो इन्हें पहनना नहीं चाहती। उसे बस इन सारे गहनों और कपड़ों को इकट्ठा करने का जुनून है, लेकिन वो हमेशा हल्के कपड़े और गाउन ही पहनती है। हालांकि महारानी होने के नाते उनके कपड़े हल्के और उनके पद के अनुरूप नहीं हैं, फिर भी उनकी स्टाइलिंग और खूबसूरती सब कुछ छुपा देती है। वह जो भी पहनेंगी उसमें खूबसूरत लगेंगी। वह जो भी पहनती है उसे साफ सुथरा और सुंदर बना देती है। हिम्मत जुटाकर वह सीढ़ियां चढ़कर चैम्बर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। चैम्बर का दरवाज़ा आधा बंद था और वह अंदर का नज़ारा देख सकती थी। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। जैसे ही वह दरवाज़ा पकड़े हुए और अंदर चल रही हलचल को देखने के लिए सिर झुकाए कमरे के अंदर झांक रही थी, पीछे से आवाज़ आई, कमरे में कोई नहीं है। ऐसा लग रहा है, उसने धीमी आवाज़ में जवाब दिया, जबकि वह अंदर देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जब उसे एहसास हुआ कि आवाज़ जानी पहचानी लग रही है, तो उसका शरीर उसी डरपोक मुद्रा में जम गया। आत्मविश्वास और आभा से भरी वह भारी आवाज़ बहुत जानी पहचानी लग रही थी। यह मास्टर ली थे। उसने पश्चाताप में अपने शरीर के निचले हिस्से को दांतों से काटा और झिझकते हुए पीछे मुड़कर देखा तो बूढ़ा आदमी अपनी भौहें उठाकर उसे दबंगई भरे अंदाज में देख रहा था। मास्टर ली महल के चारों ओर देखने के लिए बाहर गए थे, लेकिन जब वह वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि झाओ मिंग उनके घर के आसपास चुपके से घूम रहा था और आधे खुले दरवाजे से कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा था। उसने दिलचस्पी से अपनी भौहें उठाईं। वह झाओ मिंग को बचपन से जानता है क्योंकि झाओ बाई और वह बहुत अच्छे दोस्त थे और साथ साथ पले बड़े हैं। झाओ बाई और उन्होंने एक ही परिवार की 2 बहनों से शादी की है, क्योंकि झाओ बाई की पत्नी मास्टर ली की पत्नी बहन है। वे न केवल दोस्त हैं बल्कि रिश्तेदार भी हैं। इस लिहाज से मास्टर ली झाओ मिंग के चाचा भी थे, इसलिए वह उन्हें तब से जानते थे जब वह छोटी बच्ची थीं और हमेशा खुशमिजाज और बुद्धिमान थीं। उसने झाओ मिंग को उदासीनता से देखा और उसे अंदर झांकने की कोशिश करते हुए देखा, लेकिन जब वह कमरे में प्रवेश करने वाली थी तो उसने आखिरकार बात की और कहा, कमरे में कोई नहीं है। उसके जमे हुए शरीर और हाव भाव देखकर उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए।
वह उसके अकड़ते हुए हाव भाव और उसकी अजीब सी मुस्कान देख सकता था, जो रोने से भी ज्यादा बदसूरत थी। उसने अपना गला साफ किया और अपने कमरे की ओर चला गया और उदासीनता से पूछा, क्या ऐसा कुछ है जिसमें मैं महारानी की मदद कर सकूं? झाओ मिंग ने उस बूढ़े आदमी की ओर देखा जिसकी दाढ़ी सफ़ेद थी और सिर पर सफ़ेद टोपी उसके सफ़ेद बालों को ढंके हुए थी। बूढ़े आदमी का चेहरा झुर्रियों और रेखाओं से ढका हुआ था, जो उम्र बढ़ने के साथ लोगों के चेहरों पर दिखाई देती हैं। बूढ़े आदमी में ऐसी आभा थी कि दूसरे लोग उससे डर जाते थे और उससे डर जाते थे। झाओ मिंग भी इसका अपवाद नहीं था। वह उसके कमरे में चुपके से झांक रही थी जब उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और वह एक महारानी थी। उसका इस तरह चुपके से घूमना अनुचित था और उस आदमी को पहले से ही लगता है कि वह अपनी याददाश्त खोने का नाटक कर रही है। इतना ही नहीं, उस बूढ़े ने जी चेंग के सामने भी यही कहा। उसे डर था कि कहीं वो जी चेंग को वो बातें न बता दे जो अभी जाहिर नहीं होनी चाहिए थीं। उसके भौहें सिकुड़ते चेहरे को देखते हुए उसने अपनी लार निगल ली। मास्टर ली, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? उसने अपनी पीठ सीधी करते हुए कहा और सीधे विषय पर आ गई। वह घुमा फिरा कर बात नहीं करना चाहती, इसलिए सीधे सवाल पूछा गया। बूढ़े आदमी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। झाओ मिंग ने आंखें सिकोड़ ली क्योंकि उसने देखा कि बूढ़ा आदमी उसे अजीब नज़रों से देख रहा है। क्या वह विकृत व्यक्ति है? वह उसकी असहज निगाहों से भ्रमित हो गई और जब उसने उससे कुछ नहीं सुना तो उसने उसे फिर से पुकारा, मास्टर ली। बूढ़े आदमी ने फिर से उसके चेहरे की ओर देखा और बिना कुछ कहे अपने कमरे की ओर चलने लगा। झाओ मिंग बूढ़े आदमी के उदासीन रवैये और उसके कमरे की ओर जाने के तरीके को देखकर उलझन में था। उसने उसे बिना देखे ही अपने पास से गुजरते देखा। उसे अनदेखा करते देख वह अवाक रह गई। वह उसी स्थिति में खड़ी रही और उस आदमी को कमरे के अंदर जाते देखा। जब वह आदमी अपने कमरे में दाखिल हुआ तो उसने पीछे मुड़कर देखा कि झाओ मिंग बाहर दरवाजे पर खड़ा था और बोला, क्या तुम बाहर बात करना चाहते हो? क्या तुम सबको अपना राज बताना चाहते हो? उसने ठंडे और उदासीन स्वर में पूछा। झाओ मिंग अंडरस्को। झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर अवाक रह गई। उसने आंखें सिकुड़कर उसकी तरफ देखा। राज? क्या उसे मेरा राज पता चल गया? वह चुपचाप उस आदमी को असमंजस में देखती रही, लेकिन आखिरकार उसके कमरे में घुस गई। वह हक्की बक्की रह गई जब उस आदमी ने अचानक दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने अविश्वास से उसकी तरफ देखा। तुम क्या कर रहे हो? तुमने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? एक बात बताऊं, मैं ताइक्वांडो में ब्लैक बेल्ट हूं, इसलिए मेरे साथ कुछ करने की हिम्मत मत करना, उसने हकलाते हुए कहा जैसे ही उसने अपनी नज़रें पूरी की। वह चौंक गई जब बूढ़े ने अचानक पीछे से दरवाज़ा बंद कर दिया और उसे घूरने लगा। उसने सोचा कि उसके मन में उसके लिए कोई बुरी नीयत है, इसलिए उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। यद्यपि वह बूढ़ा हो गया था, फिर भी वह डरी हुई थी और कई बूढ़े लोगों के मन में महिलाओं के प्रति बुरी भावनाएं होती हैं और उसने जो नाटक देखे हैं उनके कारण इस युग के बारे में उसकी कुछ गलत धारणाएं हैं। उसने नाटकों में देखा है कि बूढ़े आदमी और मंत्री भी वेश्यालयों में जाना पसंद करते हैं और हमेशा महिलाओं को अपने आसपास रखते हैं। वह अपने हाथ आगे करके पूरी तरह सतर्क थी और हमले के लिए तैयार मुद्रा में थी। उसने ताइक्वांडो के कुछ दांव सीखे थे, लेकिन वह ब्लैक बेल्ट नहीं थी। अभी तो उसने यूं ही कह दिया था, लेकिन अब वह चिंतित थी। उस आदमी ने उसे इस तरह बेतुका व्यवहार करते देख उपहास किया और कहा, क्या तुम अपना रहस्य सबको बताना चाहती हो? उसने उसे खिड़की से बाहर देखने का इशारा करते हुए कहा। वह कुछ देर रुकी और खिड़की से बाहर देखा तो पाया कि एक युवती बाहर बगीचे में घुसकर कमरे के अंदर देखने की कोशिश कर रही थी। झाओ मिंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और महसूस किया कि यह वही लड़की थी जो हमेशा जियाओली का पीछा करती थी और संदिग्ध लग रही थी। अचानक उसकी आंखें चमक उठीं जब उसे एहसास हुआ कि वह लड़की उसका पीछा कर रही है। उसने इस लड़की को कमल मंडप के आसपास कई बार देखा था, पर कभी ज्यादा सोचा नहीं था। लेकिन आज जब लूशी उसके साथ नहीं थी और ये कोई आम जगह नहीं थी जहां सब लोग आते थे, तो उसके यहाँ आने का कोई मतलब नहीं था जब तक कि वो उसके पीछे न आ रही हो। उसने बूढ़े की तरफ देखा और उसकी विचारशीलता के लिए आभार व्यक्त किया। अगर वे बाहर बातें करते तो लड़की उनकी बातें सुन लेती और उसके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाती। जब उसे अपनी लड़ाकू मुद्रा का एहसास हुआ तो उसने अपने होंठ भींच लिए और तुरंत अपनी पीठ सीधी कर ली। वह अपने सामने बैठे बूढ़े आदमी के बारे में गलत सोचने के लिए शर्मिंदा और दोषी महसूस कर रही थी। यह आदमी बस उसकी खातिर चिंतित और सतर्क था, लेकिन अब वह इस आदमी और उसकी पहचान के बारे में और भी ज्यादा जानने को उत्सुक हो रही थी। अध्याय 266 मेरी पसंद। झाओ मिंग ने उलझन भरी नज़रों से सामने बैठे बूढ़े आदमी को देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि बातचीत कैसे शुरू करे और उससे कैसे पूछे कि क्या उसे पता है कि वह झाओ मिंग नहीं है। उसने अपने निचले होंठ को काट लिया और अपने होठों को कसकर भींच लिया जैसे ही उसने उसकी ओर देखा। मास्टर ली ने उसे खाली भाव से देखा और उसकी आंखों में देखा। फिर उसके होंठ एक उपहासपूर्ण मुस्कान में मुड़ गए और पूछा, आप क्या पूछना चाहते हैं? झाओ मिंग उसकी उपहासपूर्ण मुस्कान देखकर आश्चर्यचकित हो गया। वह महसूस कर सकती थी कि यह आदमी कुछ जानता था, लेकिन उसे उकसा रहा था। उसने भौहें सिकुड़ी और अपने होंठ भींच लिए। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? तुमने पहले क्यों कहा था कि मैं अपनी यादें नहीं भूल सकती क्योंकि मेरे पास कोई याददाश्त नहीं है? उसने सीधे ही पूछ लिया जब उसने देखा कि उसके साथ शब्दों से खेलने का कोई मतलब नहीं है। बूढ़े आदमी ने उसकी ओर भौहें उठाईं और पूछा, तुम क्या सोचती हो? मैंने ऐसा क्यों कहा होगा? झाओ मिंग उसकी उत्तेजक मुस्कान और जिस तरह से वह उसके सवालों को टाल रहा था उसे देखकर परेशान हो गई। उसके व्यवहार के कारण वह सच्चाई जानने के लिए और अधिक अड़ गई। वह उसके पास गई और उसके सामने खड़ी हो गई। तुम मेरे बारे में जानते हो? सही, अगर तुम मेरे बारे में जानते हो तो तुमने जी चेंग को सब कुछ क्यों नहीं बताया? उसने अपनी पीठ सीधी करके, छाती फुलाकर, थोड़ी ऊपर करके और सिर सीधा करके उससे पूछा। उसने रनवे पर अपनी आदर्श मुद्रा का प्रयोग किया और डराने वाली दिखने की कोशिश की।
एक पल के लिए मास्टर ली उसे इस तरह से व्यवहार करते देख आश्चर्यचकित हो गए, फिर वे जोर से हंस पड़े और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बचकानी चालें मुझ पर काम करेंगी? उन्होंने उसकी ओर देखा और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। झाओ मिंग उसके व्यंग्यात्मक और उत्तेजक बयान से अचंभित रह गई। उसने अपने होंठ भींच लिए और उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। उसने गहरी सांस ली और अपना सिर नीचे झुका लिया। तुम्हें पता है कि मैं झाओ मिंग नहीं हूं, है ना? उसकी आवाज़ धीमी और थोड़ी कांप रही थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था इसलिए वह उसके भाव नहीं देख सका, लेकिन उसकी आवाज़ धीमी और कांप रही थी। मास्टर ली के चेहरे पर गंभीरता आ गई जब उन्होंने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा जिसने गाउन पहना हुआ था जो ज़्यादा भव्य नहीं था और महारानी के रूप में उसकी स्थिति से अलग था। लेकिन उनकी आभा और करिश्मा उन्हें शक्तिशाली और सुंदर बनाते हैं। वह महारानी की भूमिका के लिए बिल्कुल उपयुक्त थीं। वह अपनी पीठ पर हाथ रखकर घूमा और कमरे में रखी कुर्सी की ओर चला गया। जब झाओ मिंग को कुछ सुनाई नहीं दिया तो उसने अपना सिर उठाया और उस आदमी की तरफ देखा जो अभी अभी कमरे में रखी कुर्सी पर बैठने के लिए चला गया था। उसने उसे कमरे में घूमते और आखिरकार कुर्सी पर बैठते देखा। उसने अपना बड़ा चोगा पीछे की ओर खींचा और आसानी से कुर्सी पर बैठ गया। झाओ मिंग उसे घूर रही थी और उसका बैठने का अंदाज बहुत ही दिलचस्प और स्टाइलिश था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक बूढ़ा आदमी इतना करिश्माई हो सकता है। मास्टर ली कुर्सी पर बैठ गए और झाओ मिंग के चेहरे के भावों को देखते हुए एक भयानक मुस्कान के साथ बोले, क्या तुम मेरे चेहरे पर लिखा हुआ शब्द स्टूपिड देख सकते हो? तुम्हें लगता है कि तुम अपनी कमज़ोर और भावुक एक्टिंग से मुझे बेवकूफ़ बना सकते हो? जब उसने उसकी बात पूरी की तो उसने उसकी ओर उपहासपूर्ण दृष्टि से देखा और पैर पर पैर रखकर बैठ गया, जिससे वह भयभीत और दबंग लग रहा था। झाओ मिंग हैरान रह गई। उसने असमंजस और प्रशंसा से बूढ़े आदमी को घूरा। वह उलझन में थी कि उसे कैसे पता चला कि वह नाटक कर रही है। इस दुनिया में आने के बाद से उसने इस महल में कई लोगों को बेवकूफ़ बनाया है। वह सोचती थी कि वह इस क्षेत्र में माहिर है और सिर्फ रोकर किसी से भी वह कुछ भी करवा सकती है। उसने अपने पिछले जीवन में झीनी को देखा है और उनके अंतिम विवाद में झीनी पीड़ित बन गई और वह सिर्फ इसलिए खलनायक बन गई क्योंकि झीनी ने मगरमच्छ के आंसू बहाए थे। उसने देखा और महसूस किया है कि भले ही वह मजबूत हो, लेकिन कमज़ोर होने का नाटक करने में कोई बुराई नहीं है। कभी कभी यदि आप लोगों को अपनी कमजोरी दिखाते हैं और उनकी सहानुभूति प्राप्त करते हैं तो आपको वह मिल जाएगा जो आप चाहते हैं। ये एक ऐसी तरकीब थी जिससे वो रोकर किसी और से अपनी मर्जी करवा सकती थी। इसलिए उसने कई मौक़ों पर इस हुनर का इस्तेमाल किया है। वह जी चेंग की सहानुभूति पाने के लिए वेनजू के सामने कुछ बार रोई और यह भी दिखाया कि उसे महारानी डोवागर को कितना सहन करना पड़ा। यदि उसे अपनी तथाकथित सास से निपटना है तो उसे अपनी माँ के बेटे यानी जी चेंग को नियंत्रित करने की जरूरत है। अगर वह उसे यकीन दिला दे कि वह कमज़ोर है और उसे उसकी माँ और शियाओली से सुरक्षा चाहिए तो उसका दिल नरम पड़ जाएगा और वह उसकी रक्षा करेगा। वह झाओ मिंग जैसी नहीं है जो माँ बेटे के रिश्ते की रक्षा के लिए चुपचाप सारा अपमान और ताने सह लेगी, क्योंकि वह झाओ मिंग की तरह दयालु नहीं है। वह एक स्वार्थी लड़की है जो सिर्फ अपने इरादों की परवाह करती है। वह खुद के अलावा किसी से प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसके अलावा उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं था। अगर उसे अपनी परवाह नहीं है तो फिर कौन करेगा? वह कोई मदर टेरेसा नहीं थी जो वेंजू और शियाओली की सारी बकवास सुन लेगी और फिर दिखावा करेगी कि कुछ हुआ ही नहीं। झाओ मिंग को आश्चर्य हुआ कि वह उसके भावनात्मक जाल में नहीं फंसा, लेकिन वह समझ गया कि वह नाटक कर रही थी और वास्तव में रो नहीं रही थी। लेकिन जब उसकी पोल खुल गई तो उसने उसकी ओर देखा और अजीब तरह से मुस्कुराए, जबकि मास्टर ली उसे मूर्ख की तरह मुस्कुराते देखकर भाग गए। आप अच्छे हो? तुम्हारा क्या मतलब है? झाओ मिंग मास्टर ली के शब्द सुनकर हैरान रह गई। तुम लोगों को बरगलाने में माहिर हो। तुम झाओ मिंग की तरह मासूम नहीं हो, इसलिए तुम इस जगह के लिए ज्यादा उपयुक्त हो। उसने उसकी आंखों में सीधे देखते हुए कहा। झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर दंग और आश्चर्यचकित रह गई। वह बस अपना थोड़ा सा मुंह खोले उसे देखती रही और अविश्वास से उसे देखती रही। तो तुम्हें पता है? उसने धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए उसके चेहरे को घूरा। हाँ, मुझे पता है। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि मैं आपको अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ, हमारी नई महारानी। अपनी बात पूरी करते हुए उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। झाओ मिंग ने अपने होंठ भींचे और फिर पूछा, तो क्या आप जानते हैं कि मैं इस दुनिया में कैसे आई या आप जानते हैं कि मैं कहाँ से आई हूँ? क्या आप मुझे वापस भेज सकते हैं? क्या कोई रास्ता है जिससे मैं अपनी दुनिया में वापस जा सकूं? क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कृपया, उसने उससे पूछा या यूं कहें कि उससे विनती की। वह अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए बेताब थी क्योंकि वहाँ सब कुछ बहुत असत्य लगता था और इस दुनिया में प्रशंसा करने लायक कुछ भी नहीं था। यद्यपि इस स्थान पर उसके पास प्रचुर मात्रा में सोना और महंगे आभूषण हैं, लेकिन अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचा। उसकी जिंदगी उसकी विलासिता और फ़ोन के बिना उबाऊ है। हालांकि वह इस दुनिया में ढलने की कोशिश कर रही थी, फिर भी उसे वह दुनिया ज़्यादा पसंद आएगी। कम से कम वह हर समय खतरे में तो नहीं रहेगी, जैसा कि यहाँ था जहाँ हर कोई उसके महारानी के पद से हटने का इंतजार कर रहा था। आदमी ने अपनी भौहें उठाईं और उसकी ओर देखा। तुम वापस क्यों जाना चाहती हो? क्या वहाँ कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है? क्या तुम्हारा कोई परिवार है या तुम्हें किसी की याद आ रही है? झाओ मिंग उसकी बातें सुनकर दंग रह गई। उसकी बातें सुनकर वह विचारमग्न हो गई और उसे आश्चर्य से देखने लगी। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला पर मुंह से शब्द नहीं निकले। सच तो यह है कि उसके पास इंतजार करने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके पिता ने कभी उसकी परवाह नहीं की, जबकि लिवेई वो झाओ मिंग के साथ खुश होंगे। वो जानती है कि वो उसे और उसके स्वभाव को कभी पसंद नहीं करते थे, जिसकी वजह से उनके बीच हर समय लड़ाई होती थी। लेकिन झाओ मिंग अलग थी। वह सुंदर थी, बुद्धिमान थी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि वह दयालु थी और उसका व्यक्तित्व उसकी तरह बुरा नहीं था। इसके अलावा वह उन्हें इसलिए याद नहीं करती क्योंकि वह उनसे भावनात्मक रूप से जुड़ी हुई थी। ये सिर्फ वह अपनी आरामदायक जीवन शैली को याद कर रही थी।
यदि कोई आपका इंतजार कर रहा होता या आपके दिल में किसी के प्रति कोई लगाव होता तो आप इस दुनिया में नहीं आते। यहाँ आना तुम्हारा अपना निर्णय था, तो तुम मुझसे वापस जाने में मदद क्यों मांग रही हो? उस आदमी ने चेहरे पर भावशून्य भाव लिए हुए उससे प्रश्न करते हुए कहा। अंडस्को, झाओ मिंग उसके शब्द सुनकर अवाक रह गई। मेरी पसंद, उसने असमंजस में पूछा। उस आदमी ने उसकी तरफ सिर हिलाया मानो उसके सवाल का जवाब दे रहा हो। खैर, उसे कुछ भी याद नहीं। उसे झाओ मिंग को देखना और उससे बात करना तो याद था, लेकिन उसके बाद सब कुछ अंधकार में हो गया था और उसे कुछ भी याद नहीं था। अध्याय 267। क्या आप कुछ नहीं जानते? मास्टर ली की बातें सुनकर झाओ मिंग घबरा गई। वह स्तब्ध भाव से उन्हें घूरती रही और बूढ़े व्यक्ति के कहे शब्दों को लेकर असमंजस में पड़ गई। मेरे चुनाव से उनका क्या मतलब है? मैं इस जगह कैसे आना चाह सकती हूँ? और मुझे तो पहले ये भी नहीं पता था कि इतिहास में ऐसी कोई जगह या राजवंश कभी अस्तित्व में था। उसके दिमाग में कई सवाल चल रहे थे और उसके दिमाग में चल रही उथल पुथल से उसे थोड़ा चक्कर आ रहा था। उसने अपना सिर थोड़ा सा थामा और अपनी घबराहट को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। फिर उसने पानी का जग उठाया और पूरा गिलास पानी पी लिया। जब उसे राहत महसूस हुई तो उसने अपना ध्यान फिर से उस बूढ़े आदमी की ओर लगाया जो उसे उदासीनता से घूर रहा था। मास्टर ली, मैं समझ नहीं पाया कि मेरी पसंद से आपका क्या मतलब था। मैंने यहाँ आने का चुनाव नहीं किया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस दुनिया में कैसे आया। जहाँ तक मुझे याद है, मैंने अपनी यादें झाओ मिंग को दे दी थीं। इस लिहाज से तो मुझे मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं इस दुनिया में कैसे आया? और जब मैंने उसे अपनी यादें दी तो मुझे सब कुछ क्यों याद है? ये सब बहुत जटिल है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ यह सब क्यों हो रहा है। वह हताश होकर चिल्लाए। वह इस बात से परेशान थी कि कोई भी उसे इस दुनिया में आने के लिए नहीं कहता और वह ये भी नहीं जानती कि वह इस दुनिया में कैसे आए, और यहाँ यह आदमी दावा कर रहा था कि वह अपनी इच्छा से इस दुनिया में आए है। मास्टर ली ने कुछ नहीं कहा और बस झाओ मिंग की शिकायत सुनते रहे। उन्होंने देखा कि वह गुस्से में थी और हताशा के कारण उसकी आंखें हल्की लाल हो गई थीं और वह टूटने ही वाली थी। वह इस बात से परेशान थी कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ वह उसकी इच्छा से नहीं हुआ था, जबकि यह आदमी कुछ और ही कह रहा था। वह वापस जाना चाहती थी, अपने घर, अपनी दुनिया में। ये जगह उसकी जगह से बहुत अलग है। ये सच है कि आप अपनी इच्छा से यहाँ आए हैं, लेकिन क्या? झाओ मिंग ने धीमी, कर्कश आवाज में पूछा। वह अपने गुस्से पर काबू रखने की कोशिश कर रही थी, वरना यह आदमी उसके सामने खुलकर बात नहीं करेगा। वह घबराई हुई तो थी, लेकिन नाराज भी थी। फिर भी उसने अपनी घबराहट को शांत किया और उसका तर्कपूर्ण स्पष्टीकरण सुनना चाहती थी। लेकिन तुम अकेले इस दुनिया से बाहर नहीं जा सकती। इस दुनिया में बहुत सी चीज़ें न तो समझाई जा सकती हैं और न ही तर्क से। और मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेजने में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। बूढ़े आदमी ने झाओ मिंग के जटिल भावों पर नजर डाली, जो उसके शब्द सुनते ही गायब हो गए। तुम्हारा क्या मतलब है कि मैं अकेले वापस नहीं जा सकती? क्यों? मैं वापस क्यों नहीं जा सकती? और तुम मुझे वापस जाने में मदद क्यों नहीं कर सकते? उसने हताश होकर उससे आग्रह किया। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे इस दुनिया में क्यों रहना पड़ा। झाओ मिंग की तरह उसकी जिंदगी उतनी दयनीय नहीं थी। वह शांति से और मज़े से जिंदगी जी रही थी। केवल शिनई और उसके और लिवेई के बीच की समस्याओं ने उसकी खुशी को भंग कर दिया है, लेकिन वह इस कारण से अपना जीवन छोड़ने को तैयार नहीं थी। क्योंकि मैं वह नहीं हूं जो तुम्हें इस दुनिया में लाया है। मास्टर ली के ये शब्द सुनकर झाओ मिंग दंग रह गई। वह उनके शब्दों के पीछे का अर्थ समझ नहीं पाए। उसने अपने होठों को भींचते हुए पूछा, तो फिर मुझे इस दुनिया में कौन लाया और वापस भेज सकता है? उसकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन वह परेशान और निराश थी। उसका धैर्य जवाब दे रहा था और वह अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए बेचैन थी। कौन ऐसी जगह रहना चाहेगा जहां वह अपनी मर्जी से कुछ भी न कर सके? उसे झाओ मिंग के जीवन पर सचमुच दया आ रही थी, क्योंकि एक व्यक्ति के रूप में उसका जीवन कुछ भी नहीं था। उसने अपना पूरा जीवन महारानी, बहू और पत्नी के रूप में अपने कर्तव्य निभाने में बिता दिया, लेकिन एक व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया। महल में महिलाओं के प्रति बहुत सख्त नियम और कानून हैं जो उन्हें एक व्यक्ति के रूप में विकसित नहीं होने देते। अल्पविराम। मास्टर ली ने झाओ मिंग की ओर देखा और उसका हल्का लाल चेहरा देखा, जिसके माथे पर पसीने की एक पतली परत जमी हुई थी। उसके हाव भाव कठोर और भावशून्य थे और झाओ मिंग उसके शब्दों को समझने में असमर्थ थी, जो उसके लिए समझने के लिए बहुत जटिल थे। अगर मैं आपको बता भी दूं कि वह कौन है, तो भी आप उससे आसानी से नहीं मिल सकते। वह यहाँ नहीं है, इसलिए आप उससे नहीं मिल सकते। लेकिन कौन? तो मुझसे दोबारा मत पूछना, क्योंकि मैं तुम्हें उसके ठिकाने के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं भी नहीं जानता। उसकी आवाज़ सख्त और दृढ़ थी। झाओ मिंग कुछ कहने के लिए मुंह खोल पाती, उससे पहले ही उसकी बात बंद हो गई। वह फिर से पूछना चाहती थी कि वह किस औरत की बात कर रहा है, लेकिन उसने उसकी बात बीच में ही काट दी। उसने असहाय होकर हल्की सी आह भरी और पूछा, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पास झाओ मिंग की यादें क्यों नहीं हैं और मैं इस जगह पर क्यों हूँ? उसने अपने होंठ भींचकर उस आदमी के हाव भाव पढ़ने की कोशिश की। वह जानती थी कि यह आदमी उस औरत का नाम नहीं बताएगा जिसने उसे इस दुनिया में लाया है। तो कम से कम वो ये तो जानना चाहती थी कि उसे झाओ मिंग की यादें क्यों नहीं हैं और वो इस दुनिया में क्यों आए। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब उसे ढूंढने हैं। वह उस महिला को बाद में ढूंढ सकती है जब उसे पता चलेगा कि झाओ मिंग की यादें उसके पास क्यों नहीं हैं, जबकि उसने उसे अपनी यादें दी थीं। और जब उसने अपनी यादें दे दी हैं, तो उसे अब भी सब कुछ याद क्यों है? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन जवाब नहीं। वह बूढ़ा व्यक्ति जो उसके इन सवालों का जवाब दे सकता था, वह था। सिर्फ वही जानता था कि वह असली झाओ मिंग नहीं, बल्कि कोई और थी। इतना ही नहीं, वह हर चीज़ के पीछे उस व्यक्ति को भी जानता है जिसने उसे इस दुनिया में लाया। तुम सब कुछ जानना चाहते हो कि तुम इस दुनिया में कैसे और क्यों आए? बूढ़े आदमी ने अपने झुर्रियों वाले हाथों से अपनी दाढ़ी रगड़ी और अपनी गहरी आंखों से झाओ मिंग की ओर देखा।
झाओ मिंग ने हताशा में सिर हिलाया। लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मैं भी कुछ नहीं जानता। ये कहते हुए वह मुस्कुराया। मुस्कान सूक्ष्म थी, लेकिन झाओ मिंग को यह एक उपहास जैसा लग रहा था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए पूछा, तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम कुछ नहीं जानते? अगर तुम कुछ नहीं जानते तो तुम्हें कैसे पता कि मैं झाओ मिंग नहीं हूँ? उसने दृढ़ और भारी आवाज में कहा। उसकी आवाज़ भारी और कर्कश हो गई थी। उसका मुंह सूख रहा था और बैठ भी रहा था। मैं केवल इसलिए जानता था कि आप महारानी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें किसी अन्य स्थान पर भेज दिया गया है। वह वापस नहीं आ सकती। जब मुझे खबर मिली कि झाओ मिंग कोमा से जाग गया है तो मुझे भी आश्चर्य हुआ। इसीलिए मैं आपका हालचाल जानने आया हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई दूसरी दुनिया से इस जगह पर आ सकता है। अगर यह आपकी पसंद नहीं होती तो आप झाओ मिंग के शरीर में यहाँ नहीं आ पाती। उसने उसकी भौहों को थोड़ा सिकोड़ते हुए कहा। उसे ज़्यादा जानकारी नहीं थी कि कोई और इस दुनिया में कैसे आया। उसे बस इतना पता था कि असली झाओ मिंग को यहाँ से भेज दिया गया है और वह इस महल में वापस नहीं आएगा। उन्हें ये जानकर आश्चर्य हुआ कि झाओ मिंग कोमा से जाग गई है और उसकी याददाश्त चली गई है। उसे शक था, इसीलिए वह महारानी की जांच करने आया था। और वह सही था, वो झाओ मिंग नहीं, कोई और थी। झाओ मिंग की आंखों में जो भाव थे जब उसने उसे पहली बार देखा, वो उसे ये बताने के लिए काफ़ी थे कि वो झाओ मिंग नहीं थी। झाओ मिंग उस बूढ़े आदमी की बातें सुनकर उलझन में पड़ गई। तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर कौन जाने? उसकी आवाज़ धीमी और असहाय थी। वह जानना चाहती थी कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। झाओ मिंग को किसने दूर भेजा और वह इस दुनिया में क्यों आए? सब कुछ बहुत गड़बड़ था। ये झाओ मिंग की चाची और मेरी पत्नी थी। शेनजिया झाओ मिंग की चाची है और मेरी पत्नी भी थी। उसने ही झाओ मिंग को मरने से बचाया है और उसे इस महल से दूर भेजा है। अगर वह इस महल में रहती तो बहुत जल्द मर जाती। मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वही एकमात्र व्यक्ति है जो आपके सवालों का जवाब दे सकता है। आपको मुझसे बहस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे भी ज़्यादा जानकारी नहीं है। उसने भावशून्य चेहरे के साथ कहा। झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर आंखें झपकाईं। उसके दिल में एक उम्मीद जगी। आपकी पत्नी, तो क्या आप मुझे उससे मिलवाने में मदद कर सकते हैं? मैं तब उससे पूछूंगी। अगर ऐसी बात है तो आपको पहले ही बता देना चाहिए था। जब उसने सुना कि बूढ़े आदमी की पत्नी ही उसे सारी बातें बता सकती है तो उसने राहत की सांस ली। अगर वह उसकी पत्नी से मिल सके तो कोई दिक्कत नहीं होगी और उसे सब कुछ पता चल जाएगा। अगर उसे अपने सवालों के जवाब मिल गए तो उसे अच्छा लगेगा और शायद वह अपनी दुनिया में लौट जाएगी। अध्याय 268। मैं अपने मिंग को इस क्रूर महल में अब और पीड़ित नहीं होने दूंगा। तुम मुझसे नहीं मिल सकते। मास्टर ली ने झाओ मिंग की ओर देखा और उदासीनता से कहा। उसकी नज़रें उस पर टिकी थीं और देख रही थीं कि उसके हाव भाव कैसे बदल रहे हैं। झाओ मिंग कमरे में रखी दूसरी कुर्सी पर बैठने ही वाली थी कि तभी उसने उसके शब्द सुने और उसकी गांड हवा में जम गई। वह स्तब्ध रह गई और जोर से आवाज के साथ कुर्सी पर बैठ गई। धप। क्यों? मैं उससे क्यों नहीं मिल सकता? क्या उसे मुझे यह नहीं बताना चाहिए कि वह मुझे इस दुनिया में क्यों लाए और झाओ मिंग को वहां क्यों भेजा? झाओ मिंग मेरे शरीर में क्यों गया और मैं इस दुनिया में क्यों आया? वह इस बात से नाराज थी कि यह बूढ़ा आदमी लगातार अपनी बातें बदल रहा था। एक पल उसे उसके बारे में पता होता है, दूसरे पल उसे कुछ भी पता नहीं होता। और जब उसने उसे बताया कि ये सब किसी और ने किया है तो अब वो उस इंसान से भी नहीं मिल सकती। वह उसके व्यवहार से निराश हो रही थी। वह इस सारी गड़बड़ी की असलियत जानने के लिए उत्सुक थी, क्योंकि उसके साथ जो हुआ वो कोई सामान्य बात नहीं थी। उसने तो बस उपन्यासों में ही पुनर्जन्म और पुनर्जन्म जैसी बातें पढ़ी थीं। असल जिंदगी में ये नामुमकिन सा था, लेकिन उसके लिए ये एक कड़वी सच्चाई थी। वो किसी और ही दुनिया में पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, उसके शरीर में कोई और भी रह रहा था। सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह थी कि वह अतीत में आ गई थी। वह कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि एक दिन वह जागेगी और महारानी बन जाएगी और उसे ये सब हरम प्रणाली देखनी पड़ेगी। यह ऐसी बात थी जिसे उसने केवल उपन्यासों में पढ़ा था और नाटकों में देखा था। सबसे दयनीय बात यह है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। वह कोई अनुचित या अतार्किक व्यक्ति नहीं थी, वह बस थोड़ी जिद्दी है। वह इस बात को पचा नहीं पा रही थी कि वह ऐसी जगह पर आई है जहां महिलाओं के भाग्य का फैसला केवल पुरुष ही कर सकते हैं। न तलाक है, न कानून, कुछ भी नहीं। सिर्फ राजा या सम्राट ही कानून है जो उसका पति है। यदि वह कोई साधारण आदमी होता तो वह उसे नियंत्रित करने की योजना बना सकती थी और जो चाहे कर सकती थी, लेकिन वह उसके विरुद्ध नहीं जा सकती थी। वह सम्राट था और जब चाहे उसे फांसी दे सकता था। इसके अलावा उसकी सबसे बड़ी दुश्मन उसकी सास थी, जो एक महारानी विधवा और किसी देश की राजकुमारी और वेंशु की सबसे प्यारी बहू शियाओली थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह अपने फ़ोन, वाईफाई और एयर कंडीशनर के बिना जीवित रह सकती है। इस दुनिया में आकर उसे एहसास हुआ कि उसका ज़माना और दुनिया कितनी प्रगतिशील थी। वहाँ कानून व्यवस्था थी और औरतें भी यहाँ से कहीं ज़्यादा प्रगतिशील थीं। कम से कम उन्हें अपना जीवन साथी चुनने और काम करने का अधिकार तो था। वे आर्थिक रूप से स्वतंत्र थीं और उन्हें किसी भी चीज़ के लिए किसी पुरुष पर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन यहाँ तो औरतें हर चीज़ के लिए अपने पति या बेटों पर निर्भर थीं। किसी की पत्नी या माँ होने के अलावा उनके जीवन का कोई अर्थ नहीं था। मास्टर ली ने झाओ मिंग की बड़बड़ाहट और भौहें सिकोड़ने का अंदाज देखा। उसकी तीखी आवाज़ उनके कानों में खुजली पैदा कर रही थी। बहुत जोर से उसने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए अपनी छोटी उंगली से अपने कान खुजाए। झाओ मिंग अंडस्को, उस आदमी का रवैया उसे और भी गुस्सा दिला रहा था। उसके लिए ये सबसे मुश्किल घड़ी थी और वह उसका मजाक उड़ा रहा था। उसका लापरवाह रवैया उसे हताशा में दांत पीसने पर मजबूर कर रहा था। मुझे भी नहीं पता। झाओ मिंग के कोमा में चले जाने के बाद वह गायब हो गई है। मुझे नहीं पता कि वह कहाँ है,
लेकिन मुझे पता है वह एक दिन मेरे पास वापस आएगी। आखिरकार उसने कहा और उसके चेहरे के भाव गंभीर हो गए। लेकिन वह गायब कैसे हो गई? क्या तुम्हें इसकी चिंता नहीं है कि वह ठीक है या नहीं? उसके हाव भाव देखकर वह भी गंभीर हो गई और चिंतित होकर पूछा। वह मास्टर ली की आंखों में उदासी महसूस कर सकती थी। हालांकि वह मजबूत और निर्दयी बनने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी वह अपनी पत्नी के प्रति उनके प्यार को महसूस कर सकती थी। जब भी वह अपनी पत्नी के बारे में बात करता है तो उसकी आंखें नम हो जाती हैं। मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं विलासितापूर्ण जीवन से दूर पहाड़ों में था और नई दवाइयों और जड़ी बूटियों की खोज कर रहा था, तभी झाओमिंग तालाब में गिर गया। जब मुझे खबर मिली तो मैं उसे देखने वापस आया, लेकिन मुझे पता चला कि वह कोमा में है। मैंने उस समय महल में प्रवेश नहीं किया क्योंकि जो कुछ पहले हुआ था उसके बाद मैं इस क्रूर महल में प्रवेश नहीं करना चाहता था। लेकिन मैंने सुना कि झाओमिंग के साथ क्या हुआ और उसने कैसे आत्महत्या करने की कोशिश की। महल के चिकित्सा विभाग में काम करने वाले कुछ लोगों ने मुझे उसकी स्थिति के बारे में बताया। उन्होंने मुझे ये भी बताया कि जब झाओमिंग तालाब में गिरी उसके बाद कोई भी उसके तालाब में गिरने का कारण नहीं जान पाया। सिर्फ तालाब में गिरने से उसकी हालत इतनी खराब नहीं हो सकती थी। झाओमिंग ध्यान से उसकी बातें सुन रहा था और उसके चेहरे पर दुख की भावनाएं देख सकता था। उसने उसके शब्दों पर ध्यान दिया, इससे पहले क्या हुआ था, और वह समझ गई कि बूढ़े सम्राट की मृत्यु के बाद महल छोड़ने से पहले उसके साथ कुछ हुआ है। लेकिन वह कुछ नहीं बोली और सिर्फ उसकी बातें सुनती रही। उनके लिए उसे बचाना मुश्किल हो रहा था, लेकिन तभी एक अजीब और रहस्यमयी महिला ये दावा करते हुए आई कि वह झाओमिंग को बचा लेगी। आश्चर्यजनक रूप से जी चेंग ने उसे झाओमिंग की जांच करने की अनुमति दी और वह उसे बचाने में सफल रही। लेकिन उसके बाद झाओमिंग कोमा में चली गई। हालांकि उसकी जान बच गई। उस घटना के बाद उस महिला को किसी ने नहीं देखा। उसने आंखें नीची कर ली मानो गहरी सोच में डूबा हो। मैंने भी लूशी से उस महिला के बारे में सुना है। क्या आप जानते हैं कि वह महिला कौन है और कहाँ है? शायद उसे कुछ पता हो, झाओमिंग ने उत्सुकता से पूछा। मास्टर ली ने अपने होंठ भींच लिए और उनके चेहरे पर उदासी छा गई। झाओमिंग ने उसके हाव भाव में बदलाव देखा। वह आदमी जिसका आभामंडल बहुत दबंग और कठोर था, अब पहले जैसा मजबूत नहीं लग रहा था। उसकी निगाहें कोमल थीं और वह उसके चेहरे पर तनाव देख सकती थी। यह मेरी पत्नी थी, शेनजिया। जब उसने अपनी पत्नी के बारे में बात की तो उसकी आवाज़ धीमी और कोमल थी। लेकिन आपको कैसे पता चला कि झाओमिंग का इलाज करने वाली महिला आपकी पत्नी थी? क्योंकि आप भी यहाँ नहीं थे। जब मैंने लोगों से महिलाओं के रूप रंग के बारे में सुना तो मुझे समझ आ गया। वे जो गुण बताती हैं वह सिर्फ मेरी पत्नी ही हो सकती है। और भी बोलते हुए वह रुका। झाओमिंग को तब और अधिक जिज्ञासा हुई जब उसने देखा कि वह किसी बात को लेकर झिझक रहा है। और भी उसने उससे आगे बोलने का आग्रह करते हुए पूछा, और मुझे बहुत पहले से शक था कि मेरी पत्नी सामान्य नहीं है। वह ऐसी कई बातें जानती है जो हम जैसे आम लोग नहीं जानते। झाओमिंग की माँ और मेरी पत्नी दोनों ही स्पेशल चाइल्ड हैं। हालांकि झाओ बाई और मैंने उन्हें कभी भी वह बात कहने के लिए मजबूर नहीं किया जो वे साझा नहीं करना चाहती थीं, लेकिन हम जानते थे कि वे विशेष थीं। इसलिए मुझे कभी संदेह नहीं हुआ कि वह झाओमिंग को कहीं और कैसे भेज पाईं। झाओमिंग ने उलझन भरी नज़रों से उसकी ओर देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि जब झाओमिंग के साथ यह सब हुआ और उसकी पत्नी गायब हो गई तब वह राजधानी में नहीं था। लेकिन उसे कैसे पता चला कि झाओमिंग इस दुनिया में नहीं है और उसे भेज दिया गया है? उसका शरीर कोमा में था लेकिन उसकी आत्मा शरीर में नहीं थी। तुम जानना चाहती हो कि मुझे झाओमिंग के बारे में कैसे पता चला और तुम झाओमिंग नहीं हो? उसने अपनी भौहें उठाते हुए उससे पूछा। झाओमिंग ने जब उससे ये सवाल पूछा तो वह हैरान रह गई। उसका मुंह आश्चर्य से खुला का खुला रह गया और उसने हल्के से सिर हिलाया। वह इस बात से आश्चर्यचकित थी कि बूढ़े व्यक्ति ने उसके दिल की जटिलताओं को कैसे समझ लिया। जब मैं उस जगह गया जहां मेरी पत्नी पहले रहती थी तो मैंने देखा कि घर खाली है। घर का सारा सामान वहां मौजूद है, लेकिन केवल शेनजिया वहां नहीं था। वहां मुझे उसका लिखा एक पत्र मिला। उसमें लिखा था, मैं झाओमिंग को इस नर्क जैसी जिंदगी से बचाऊंगी। मैं अपनी बहन से किया वादा निभाऊंगी और उसकी रक्षा करूंगी, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। ली हिंग, मैं अपने झाओमिंग को इस दुनिया से दूर भेज रही हूँ। अगर तुम्हें उसका पत्र मिले तो कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। मैं अपनी दिवंगत बहन और जीजा से किया वादा पूरा करके वापस आऊंगी। बस अपना ख्याल रखना। मैं अपनी मिंग को इस क्रूर महल में और कष्ट नहीं सहने दूंगा। मैं उसे व्यर्थ नहीं मरने दूंगा। वह इस दुनिया की सारी खुशियों की हकदार है और मैं उसका जीवन खुशहाल बनाऊंगा। कृपया मेरा इंतजार करें और अपना भी ध्यान रखें। अभी मिंग को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वो अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए। आपका शेनजिया। ये उसके आखिरी शब्द थे जिनसे मुझे स्थिति का मोटा मोटा अंदाज़ा हो गया, और जब मैंने सुना कि जागने के बाद तुमने क्या क्या अजीब हरकतें की तो इसकी पुष्टि हो गई। झाओमिंग ने कुछ नहीं कहा, बस सिर हिला दिया। उसे उसके चेहरे पर अकेलापन साफ दिखाई दे रहा था। उसे हैरानी हुई कि उसे अपनी पत्नी की बातें इतनी साफ साफ कैसे याद थीं। अगर उसने कई दिनों तक वह चिट्ठी न पढ़ी होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था। उसने चिट्ठी बार बार पढ़ी होगी, तभी तो उसे उसकी बातें साफ साफ याद थीं। उसे खुशी हो रही थी कि झाओमिंग की ऐसी चाची थी जो उसे इतना प्यार करती थीं। अगर वो न होती तो वो ऐसे ही मर जाती और किसी को परवाह भी नहीं होती। वह कुछ नहीं बोली और चुप रही। अब उसे पता था कि सिर्फ झाओमिंग की चाची ही उसके संदेह दूर कर सकती हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि उसे अपनी चाची के आने का इंतजार करना होगा ताकि वह उनसे बात कर सके। हालांकि कम से कम अब वह जानती है कि केवल झाओमिंग की चाची ही उसे वापस जाने में मदद कर सकती हैं, या कम से कम उसे बता सकती हैं कि क्या करना है। वह कुछ नहीं बोली और बस उस बूढ़े आदमी को देखती रही जो कमज़ोर और अकेला लग रहा था। उसका दबंग सा आभामंडल मानो गायब हो गया था। अध्याय 269। महामहिम ने मुझसे पूछा,
तो मुझे अपने सवालों के जवाब पाने के लिए झाओ मिंग की चाची के आने का इंतजार करना होगा। झाओ मिंग ने सिर झुकाकर बुदबुदाया, सांस, मैंने सोचा था कि तुम मेरे सवालों के जवाब दे दोगे और मैं अपनी दुनिया में वापस लौट जाऊंगी, लेकिन लगता है मुझे यहाँ ज्यादा समय तक रहना पड़ेगा, उसने गहरी सांस लेते हुए कहा। बूढ़े आदमी ने झाओ मिंग और उसकी सिकुड़ी हुई भौहों को देखा। ऐसी कई चीजें हैं जिन्हें आप बदल नहीं सकते, इसलिए अगर आप उन्हें नहीं बदल सकते तो बस उन चीजों के अनुसार खुद को बदलने की कोशिश करें। झाओ मिंग ने ऊपर देखा और बूढ़े आदमी को उलझन में घूरने लगी। वह उसकी बातों से उलझन में थी। तुम क्या कहना चाहते हो? मैं समझी नहीं, उसने मासूमियत से आंखें झपकाईं। मेरा मतलब यह है कि अगर तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें इस दुनिया के हिसाब से ढलना होगा। तुम हमेशा वही अज्ञानी लड़की नहीं रह सकती। मैं आपके पिछले जीवन के बारे में नहीं जानता, लेकिन इस दुनिया में आप जी राजवंश की महारानी हैं। आपको कुछ भी करने से पहले अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। आप महारानी हैं, आप इतनी गैर जिम्मेदार नहीं हो सकती। लोगों को आप पर शक न हो, इसके लिए आपको एक महारानी की तरह व्यवहार करना होगा, क्योंकि यह आपकी सामान्य स्थिति नहीं है, यह एक महल है। महल के नियम उतने सरल नहीं हैं जितने दिखते हैं, आदमी ने मेज पर हाथ रखते हुए उससे कहा। झाओ मिंग ने उस आदमी की तरफ देखा और सिर हिलाकर होंठ हल्के से फुला लिए। वह इस जगह पर नहीं रहना चाहती, लेकिन कोई चारा नहीं है क्योंकि वह अकेले वापस नहीं जा सकती। हाँ, मैं शांति से रहने की कोशिश करूंगी, लेकिन झाओ मिंग की यादों का क्या? उसकी यादों के बिना मेरे लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल है। मैं कुछ भी नहीं जानता और बहुत से लोगों के बारे में नहीं जानता। सब कुछ खाली है जो मेरे लिए बहुत कठिन है। वे सभी सोचते हैं कि मैं असभ्य हूँ, लेकिन बात यह है कि मैं कुछ भी या किसी को भी नहीं जानता। मास्टर ली ने कुछ देर सोचा और कहा, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। केवल शेन जिया ही इस समस्या में आपकी मदद कर सकती है, और वह भी यहाँ नहीं थी। मुझे लगता है कि आपको थोड़ी देर इंतजार करना चाहिए। तब तक आपको एक महारानी की तरह व्यवहार करना चाहिए और कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप बिल्कुल भी न बोलें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि यह तुम्हारा मुंह था जो सभी के लिए समस्याएं पैदा करता है। अपना मुंह बंद करके इस महल में तुम्हारा जीवन आसान और शांतिपूर्ण हो जाएगा। उसके चेहरे पर एक उपहासपूर्ण मुस्कान थी क्योंकि वह उसके बारे में मजाक कर रहा था। झाओ मिंग अंडरस्को। हालांकि यह मजाक था, लेकिन झाओ मिंग को यह पसंद नहीं आया। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वह बुरा था। उसने बस हल्की सी आह भरी और कहा, अब जब हम लोग वहां से निकल चुके हैं तो मैं अपने कमरे में वापस जा रही हूँ, और जब तुम्हारी पत्नी वापस आए तो मुझे बताना मत भूलना। मास्टर ली ने सिर हिलाया और कहा, चिंता मत करो, वह जब भी वापस आएगी तुमसे मिलने आएगी। तब तक झाओ मिंग की तरह जीने की कोशिश करो, हर समय परेशानी मत खड़ी करो। झाओ मिंग उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। उसकी बातें सुनकर वह वहीं रुक गई और पीछे मुड़कर देखने लगी। वह हल्के से मुस्कुराए और बोली, मैं कोई परेशानी पैदा नहीं कर रही हूँ। यहाँ के लोग ही हैं जो मुझे परेशान करना बंद नहीं कर रहे। मैं तो बस बदला ले रही हूँ। उसके होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए और वह जाने के लिए मुड़ी। बूढ़े आदमी ने अपने सामने खड़ी उस दुबली पतली आकृति को देखा जो अनाड़ीपन से कमरे से बाहर निकल गई थी, और वह बिल्कुल भी स्त्रीवत नहीं थी। अतीत को याद करते हुए उसके होठों पर मुस्कान तैर गई। हालांकि इस समय झाओ मिंग और जी मिंग का व्यक्तित्व अलग है, लेकिन जब झाओ मिंग छोटी थी तो वह बिल्कुल जी मिंग की तरह थी। वह आज़ाद थी और हमेशा अपनी बात खुलकर कहती थी। वह हमेशा गलत के खिलाफ लड़ती थी और पीड़ितों का साथ देती थी। हालांकि महल में प्रवेश करने के बाद उसकी खुशी और आज़ादी छिन गई। उसका जीवन नीरस और कष्ट में हो गया। कक्ष से बाहर आने के बाद झाओ मिंग रुकी और उस कमरे की ओर देखने लगी जहां से वह अभी निकली थी। उसके दिल में भारीपन सा महसूस हो रहा था। वह आज कुछ जानने आई थी, लेकिन उसे अपने सवालों के जवाब के लिए फिर से इंतजार करना होगा। उसने आह भरी और वापस जाने के लिए तैयार हो गई। जब वह लॉर्ड्स पवेलियन पहुंची तो उसकी लूशी से टक्कर होने वाली थी जो उसका इंतजार करते हुए आगे पीछे चल रहा था। उसने मजे से आंखें उठाईं और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी वजह से लगभग गिर ही गई थी। झाओ मिंग ने अपना गाउन ठीक करते हुए बड़बड़ाया। लूशी के होंठ नीचे की ओर मुड़ गए और उसने आगे कहा, मिस, मैं आपका इंतजार कर रही थी। मुझे आपकी चिंता हो रही थी। आप कहाँ थीं? क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं मास्टर ली से मिलने जा रहा हूँ? तुम इतनी ज्यादा प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो? झाओ मिंग ने लूशी को डांटा और उसके पास से चला गया। लूशी ने झाओ मिंग को आगे चलते देख भौहें चढ़ाईं, लेकिन अंततः वह उसके पीछे चली गई। जब तुम बहुत देर तक नहीं आए तो महामहिम ने मुझसे तुम्हारा हालचाल पूछा। मैंने उन्हें बताया कि तुम मास्टर ली से मिलने गए थे। हालांकि तुमने अभी तक अपनी दवा नहीं ली थी, इसलिए महामहिम तुम्हारे बारे में चिंतित थे। उसने होंठ फुलाते हुए कहा। जब झाओ मिंग काफी देर तक नहीं आई तो जीचेंग ने उससे पूछा कि वो कहाँ है और उसने दवा ली है या नहीं। लूशी ने उसे बताया कि उसे खाने के बाद की दवा लेने का समय नहीं मिला। इससे जीचेंग चिंतित हो गया और उसने लूशी को उसकी देखभाल न करने के लिए डांटा। उसे लगा कि यह गलत है क्योंकि यह उसकी कोई गलती नहीं थी। झाओ मिंग ने उसकी एक न सुनी और ऐसे ही चला गया, लेकिन वह कुछ कह नहीं पाए। उसने चुपचाप सारा दोष अपने ऊपर ले लिया और झाओ मिंग के आने का इंतजार करने लगी। वह मास्टर ली के कक्ष में जाना चाहती थी, लेकिन उसने खुद को रोक लिया क्योंकि इससे झाओ मिंग नाराज हो सकता था। झाओ मिंग लूशी के शब्द सुनकर वहीं रुक गई। महामहिम ने मुझे बुलाया था, उसने लूशी की ओर मुड़ते हुए उससे पूछा। अध्याय 270। ये सिर्फ एक चुंबन था। लूशी को आश्चर्य हुआ जब झाओ मिंग अचानक रुक गया और उससे सवाल करने के लिए मुड़ा। उसने हैरानी से उसकी ओर देखा और सिर हिलाया। उसने क्या कहा? क्या वह गुस्से में लग रहा था? झाओ मिंग ने उत्सुकता से पूछा। उसे वह घटना याद आ गई जब उसने उसकी गर्दन को चूमा था और उसे इस बात पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वह जानना चाहती थी कि जीचेंग उसके बारे में क्या सोच रहा है।
लूशी अवाक रह गई जब झाओ मिंग ने अचानक उससे ये सवाल पूछना शुरू कर दिया। उसने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। कुछ तो बोलो। झाओ मिंग उससे कुछ कहने का आग्रह कर रहा था। नहीं, वह बस तुम्हारी सेहत को लेकर चिंतित था क्योंकि तुमने दवा नहीं ली थी और तुम काफ़ी देर तक वापस नहीं आई। इससे वह थोड़ा बेचैन हो गया था, उसने साफ कहा। हालांकि उसे नहीं पता कि वे दोनों इतना अजीब व्यवहार क्यों कर रहे हैं, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकती। वह शांतिपूर्वक वह सब कर सकती है जो उसे करने को कहा गया है। झाओ मिंग ने उसकी बातें सुनकर अपने होंठ कसकर बंद कर लिए। ओह, क्या मेरे जाने के बाद महामहिम अपने कमरे में चले गए? झाओ मिंग ने सहजता से पूछा जब वह अपने कक्ष की ओर चलने लगी। लूशी ने आश्चर्य से झाओ मिंग की पीठ की ओर देखा और कहा, नहीं, वह आपके कमरे में आराम कर रहा है। उसने मुझे आपके आने पर उसे जगाने के लिए कहा है। झाओ मिंग ने फिर अचानक मुड़कर लूशी को झटका दिया। लूशी ने अपनी नाक झाओ मिंग की बांह से लगभग टकरा दी। उसने अपनी नाक को चोट से बचाने के लिए उसे हाथ से ढक लिया। मिस, आप क्या कर रही हैं? वह आश्चर्य से चिल्लाए। अब उसे झाओ मिंग के रहस्यमयी व्यवहार से डर लगने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो बार बार ऐसे क्यों घूम रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो इससे उन्हें नुकसान होगा। झाओ मिंग ने लूशी के रोते हुए चेहरे को नजरअंदाज कर दिया और फिर से पूछा, क्या महामहिम मेरे कमरे से बाहर नहीं गए? वह अभी भी कक्ष में है। उसका स्वर आश्चर्य और सदमे से भरा था। उसने सोचा था कि अब तक वह कमरा छोड़ चुका होगा, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि वह उसके कमरे में ऐसे आराम कर रहा था जैसे वह उसका कमरा हो। लूशी ने अपनी नाक रगड़ी जो झाओ मिंग द्वारा कुचले जाने से पहले बच गई थी और कहा, हाँ, वह कहीं नहीं गया। वह आपके कमरे में झपकी ले रहा है। तुम्हें जल्दी से अपने कमरे में जाना चाहिए। तुम्हें महामहिम को ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करवाना चाहिए। लूशी ने झाओ मिंग से अपने कमरे में वापस जाने का आग्रह किया। झाओ मिंग ने अपने होठों को कसकर बंद कर लिया और लूशी को घूरने लगी। उसे अपनी शर्मनाक हरकतें याद आने लगीं और जिस तरह से उसने उसके एडम एप्पल को चूमा था और कैसे वह उसके आलिंगन में थी। उन यादों को सुनकर उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसका चेहरा लाल और गर्म हो गया। उसने गहरी सांस ली और शांत होने के लिए अपने गालों पर हाथ रख लिए। अचानक उसे जलन होने लगी। उसके होंठ सूख गए थे और उसने अपने होंठ भींच लिए। लूशी ने झाओ मिंग की ओर देखा जो अजीब लग रहा था। मिस, क्या आप ठीक हैं? उसने चिंतित होकर झाओ मिंग से पूछा। मैं ठीक हूँ। झाओ मिंग ने लूशी का हाथ छुआ जो उसका हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था। मैं वापस जा रही हूँ, झाओ मिंग ने उससे पूछा जब वह फिर से अपने कमरे की ओर चलने लगी। लूशी अपनी जगह पर खड़ी थी और उसने झाओ मिंग को अनाड़ी कदमों से अपने कक्ष की ओर चलते देखा। जब वह अपने कक्ष की ओर जा रही थी तो वह स्तब्ध थी। उसकी सांसें तेज हो रही थीं क्योंकि उसे पता नहीं था कि वह उसका सामना कैसे करेगी। जब वह अपने कक्ष के सामने पहुंची तो वह घबरा रही थी। उसने अपने सामने बड़े आलीशान कमरे को देखा। वे कुछ सीढ़ियां उसके लिए चढ़ने के लिए एक पहाड़ की तरह थीं। वह इस विचार से ही पसीने से तरबतर हो गई कि वह कमरे के अंदर जी चेंग को देखेगी। उसने गहरी सांस ली और उसका सामना करने की हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रही थी। ऐसा नहीं है कि वह जिंदगी भर उससे बच सकती है। उसे देर सवेर उससे मिलना ही है। वह किसी भी चीज़ से छिपना नहीं चाहती और ऐसा भी नहीं है कि उसने कोई अपराध किया हो। ये तो बस एक चुंबन था, एक अनौपचारिक अभिवादन चुंबन। पश्चिमी देशों में लोग एक दूसरे को चुंबन और आलिंगन के माध्यम से अभिवादन करते हैं। उसने जो किया वह उन चुंबनों की तुलना में कुछ भी नहीं था। इसके अलावा इस दुनिया में तकनीकी रूप से वह उसका पति था। वह इस बारे में ज्यादा नहीं सोचेगा, है ना? वह दुविधा में थी कि ऊपर जाए या नहीं। अंत में उसने ऊपर जाने का फैसला किया। चलो जी मिंग, डरपोक मत बनो। यह एक छोटा सा चुंबन था, इसे चुंबन भी नहीं माना जा सकता। उसने सीढ़ियां चढ़ने से पहले धीरे से कहा। ग्लोबल वर्ल्ड के बाहर जीमिंग अपने सामान के साथ सोंग जिनेर के साथ बस के आने का इंतजार कर रहे थे। जब बस आई तो जीमिंग ने बड़ी बस की तरफ देखा और जूलान को बस से उतरते हुए देखा। क्या तुम बहुत देर तक इंतजार कर रहे थे? मुझे माफ करना, हम ट्रैफिक में फंस गए थे। जूलैन ने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए जीमिंग से विनम्रता से माफी मांगी। जूलान निदेशक खान के सहायक थे और इस कार्यशाला को संभालने के प्रभारी थे। वह विनम्र और पेशेवर है। जब तक उसे उकसाया न जाए वह शिष्ट व्यवहार नहीं करती। वह अपने प्यारे चेहरे के साथ एक कमजोर और दुबली पतली लड़की लगती है, लेकिन उसका कार्य नैतिकता सराहनीय है। वह अपने काम में बहुत अच्छी है और श्रीहान उसकी कार्य गुणवत्ता से प्रभावित थे। वह 2 वर्षों से श्रीहान के साथ काम कर रही थीं और उनके सबसे करीबी लोगों में से एक मानी जाती थीं। कई लोगों ने उसके करीब आने की कोशिश की ताकि वे मिस्टर हान से कुछ लाभ प्राप्त कर सकें, लेकिन जूलैन ऐसी व्यक्ति नहीं है जिसका कोई फायदा उठा सके। वह केवल सुंदर और कमजोर दिखती थी, लेकिन वह बुद्धिमान और मेहनती थी। जब बात अपने काम की आती है तो वह बहुत निर्दयी हो सकती है। यही वह बात है जिसकी श्रीहान को उनमें प्रशंसा है। जीमिंग ने जूलैन की ओर हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैंने ज्यादा देर तक इंतजार नहीं किया, मैं बस नीचे आ गया। जूलैन ने सिर हिलाया और औपचारिक पोशाक में जीमिंग के बगल में खड़ी लड़की की ओर मुड़ी। और यह है? उसने अपनी ठुड्डी उसकी ओर इशारा करते हुए पूछा। वह मेरी सहायक सोंग जिना हैं। वह भी मेरे साथ कार्यशाला में आएंगी। सोंग जिना ने जेनरू की ओर मुस्कुराते हुए विनम्रता से उनका अभिवादन किया। आपसे मिलकर खुशी हुई, सुशीजू। कृपया जीमिंग के बारे में किसी भी मामले के संबंध में मुझसे संपर्क करें। उन्होंने जूलैन का अभिवादन करते हुए उन्हें अपना कार्ड दिया। शूलैन सोंग जिना के पेशेवर व्यवहार से थोड़ा हैरान थी, लेकिन उसने कार्ड ले लिया और मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, अगर जीमिंग के शेड्यूल में कोई बदलाव हुआ तो मैं अब से तुमसे संपर्क करूंगी। क्या तुम्हारा सामान इतना ही है? क्या हमें अब चलना चाहिए? जूलैन ने जीमिंग के पैरों के पास रखे सामान की ओर इशारा करते हुए पूछा। जीमिंग ने सिर हिलाया और कहा, हाँ,
चलो चलें, आगे की कहानी सुनाने के लिए वी एम स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।